तो भाई कसम से ये वीडियो पूरा देखना, मजा नहीं आया तो डिसलाइक कर देना। परिवार ने मेरी बड़ी बहन के लिए रिश्ता तय किया था। लड़के की परिस्थितियां काफी अच्छी थीं, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि वह मुझे यानी छोटी बहन को चुन लेगा। मेरी मां हमेशा ऊंचे घर में शादी कराने का सपना देखती थी। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मेरे दिल में पहले से ही कोई और बसा हुआ है। उन्होंने जबरदस्ती मुझे मेरे प्रेमी से अलग कर दिया और इस शादी में धकेल दिया। मैं यह सब बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मुझे जबरन सुहागरात के कमरे में भेज दिया गया। उस आदमी से मेरी बस कुछ ही बार मुलाकात हुई थी। हम दोनों के बीच ढंग से बातचीत भी नहीं हुई थी, लेकिन हमारी शादी का पंजीकरण हो चुका था। बाद में वह अपने कार्यस्थल लौट गया। तभी मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं। मैं उससे प्यार नहीं करती थी और वह भी मेरे प्रति कभी नरम या स्नेही नहीं था। गर्भवती होने का पता चलते ही मैं हर दिन रोती रहती थी। मुझे लगता था कि मैं पूरी जिंदगी ऐसे नहीं जी सकती। इसी वजह से मैंने तय कर लिया कि मैं गर्भपात करवाकर उससे तलाक ले लूंगी और अपने बचपन के प्रेमी के साथ भाग जाऊंगी। लेकिन गर्भपात से एक रात पहले मुझे एक अजीब सपना आया। सपने में मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं अपने बचपन के प्रेमी के साथ भाग गई, मगर कुछ समय बाद हमारे पास पैसे खत्म हो गए। उसे जुए की लत लग गई और हमारी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। कभी जो उसने जन्म जन्म साथ निभाने की कस्में खाई थीं, वे सब रोटी, पैसे और रोजमर्रा की परेशानियों के आगे टूट गईं। उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। वह मुझे मारने पीटने लगा और मुझे निकम्मी कहकर अपमानित करता था, क्योंकि मैंने एक गैर कानूनी क्लिनिक में गर्भपात कराया था। मेरे शरीर में गंभीर बीमारियां रह गईं। मैं दोबारा कभी मां नहीं बन सकी और मेरी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती गई। आखिरकार एक कड़ाके की ठंडी सर्द रात में मैं बिल्कुल अकेली मर गई। मैं डर के मारे अचानक जाग गई। मेरा पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका था। मैंने तुरंत चुपके चुपके अपने बचपन के प्रेमी पर नजर रखनी शुरू की। जल्द ही मुझे पता चल गया कि वह सचमुच मुझे धोखा दे रहा था। मैंने बिना एक शब्द बोले अपना सामान समेटा और वहां से निकल गई। जब ट्रेन में बैठी तब जाकर मेरा दिमाग थोड़ा शांत हुआ। अचानक किसी ने मेरे कंधे को जोर से धक्का दिया। मैंने सहज ही अपने पेट को दोनों हाथों से ढक लिया और भौहें सिकोड़कर सामने देखा। मेरे सामने लगभग 20-22 साल की एक महिला खड़ी थी। उसके साथ 4-5 साल का एक छोटा लड़का भी था। वह ऊंची आवाज में बोली, क्या देख रही हो? अभी तुमने ही मेरे बेटे को धक्का दिया था, है ना? तुम्हें पता भी है कि वांग परिवार में यही इकलौता बेटा है। मेरे पति यूनिट के अधिकारी हैं। तुमने मेरे बेटे के साथ बदसलूकी करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी कितनी जानें हैं जो इसकी कीमत चुका सको? उसकी तेज आवाज सुनकर पूरे डिब्बे के यात्रियों का ध्यान हमारी ओर चला गया। मैं अकेली सफर कर रही थी और किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहती थी, खासकर इसलिए क्योंकि मैं गर्भवती थी। पहली बात, मैंने उस बच्चे को इसलिए धक्का दिया क्योंकि वह अचानक मेरी ओर दौड़ पड़ा था। मुझे तेज उल्टी आने वाली थी। अगर मैं उसे नहीं हटाती तो क्या उसके ऊपर ही उल्टी कर देती? दूसरी बात, मैंने उससे माफी भी मांग ली थी, लेकिन वांग परिवार की वह महिला कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। असल में ट्रेन में चढ़ते ही उसने मुझे नोटिस कर लिया था। मैं खिड़की के पास एक छोटा सा सूटकेस लेकर बैठी थी और आते जाते कई पुरुष मेरी तरफ देख रहे थे। वह मन ही मन चिढ़ गई थी। अब वह बोली, माफी मांगने से क्या होगा? हमारे वांग परिवार में यही एक बेटा है। हम रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम लोगी। डिब्बे में बैठे सभी लोग एक कमजोर सी लड़की को इस झगड़ालू औरत के सामने देखकर समझ गए कि मेरा ही नुकसान होगा।
लेकिन कोई भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे उस औरत के परिवार की ताकत और रसूख के बारे में सुन चुके थे, इसलिए बस मेरी ओर सहानुभूति भरी नजरों से देख रहे थे। मैंने ठंडे स्वर में पूछा, तो फिर आप चाहती क्या हैं? वह बोली, मुआवजा दो। तुमने मेरे बेटे को धक्का दिया है, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर ट्रेन से उतरने के बाद वह बीमार पड़ गया तो मैं तुम्हें कहां ढूंढूंगी? 5 युआन दवा के खर्चे के लिए दे दो। डिब्बे में बैठे लोगों ने एक साथ ठंडी सांस ली। यह तो साफ साफ जबरन पैसे ऐंठने की कोशिश थी। मैंने अपनी भौहें उठाई, पेट पर हाथ रखा और पहले उस औरत को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर मैं हल्की सी हंसी और बोली, आपने तो बड़ा अच्छा हिसाब लगाया है, तो अब मेरा हिसाब भी सुनिए। ये 5 युआन मैं आपको दे सकती हूं, लेकिन अगर मेरे पेट में पल रहे बच्चे को कुछ भी हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वैसे भी अभी से मुझे पेट में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। मेरी बात सुनते ही वह औरत घबरा गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं गर्भवती हूं। उसने मेरी पतली कमर की ओर देखा। बाहर से मेरा पेट ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसे विश्वास नहीं हुआ। वह जोर से बोली, तुम जो कह दो वही सच मान लिया जाए। कौन जाने तुम झूठ बोल रही हो ताकि जिम्मेदारी से बच सको। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं अभी अपना गर्भावस्था प्रमाण पत्र दिखा सकती हूं। मैंने अपनी सीट पर रखे छोटे डिब्बे की ओर इशारा किया। कागज उसी के अंदर है, देखना चाहेंगी? उसे याद आया कि पूरे सफर के दौरान मैं बार बार शौचालय जा रही थी और लौटने पर मेरी आंखें लाल होती थीं, जैसे अभी अभी उल्टी करके आई हूं। वास्तव में मैं गर्भवती ही लग रही थी। मैंने आगे कहा, आप कह रही थीं कि आप रिश्तेदारों से मिलने जा रही हैं। संयोग देखिए, मैं भी वहीं जा रही हूं। मेरे पति भी एक अधिकारी हैं। यह हमारा पहला बच्चा है। उन्होंने मुझे बार बार समझाया है कि अपनी सेहत का खास ध्यान रखना। अब आपके बेटे ने मुझे टक्कर मारी है और मेरे पेट में सचमुच दर्द हो रहा है। यह सुनते ही वांग यान पूरी तरह घबरा गई। उसकी आंखों में साफ डर और अपराध बोध दिखाई देने लगा। वह हकलाते हुए बोली, यहां खड़े खड़े दूसरों पर झूठा आरोप मत लगाओ। तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, उसका इसका हमारे बेटे से कोई संबंध नहीं है। हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। यह कहकर उसने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ा और जल्दी जल्दी मुझे छोड़कर चली गई। मां बेटे की उस जोड़ी से छुटकारा पाने के बाद मैं थकी हुई अपनी सीट पर लौट आई। जो पुरुष पहले चोरी छिपे मुझे देख रहे थे, उन्होंने भी धीरे धीरे अपनी नजरें हटा ली। तभी एक दयालु आंटी ने मुझे सिरप में डूबे आड़ू, डिब्बा बंद पीच का एक डिब्बा बढ़ाते हुए कहा, बेटी थोड़ा सा खा लो। मैंने देखा है पूरे रास्ते तुमने कुछ भी ठीक से नहीं खाया। उन्होंने मुझे प्यार से देखते हुए कहा, गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में हर समय बेचैनी रहती है। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आंटी आप ही खाइए, अभी सच में मुझसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा। मुझे इतना दुबला पतला और गर्भवती देखकर उन्हें मुझ पर दया आ गई। उन्होंने फिर पूछा, बेटी क्या तुम रिश्तेदारों से मिलने जा रही हो? तुम्हारे पति को पता नहीं कि तुम गर्भवती हो? उन्होंने तुम्हें इतनी देर अकेले ट्रेन में बैठकर आने दिया? मैंने धीरे से कहा, उन्हें अभी तक नहीं पता कि मैं गर्भवती हूं। आंटी मुस्कुराई। ओह, तो तुम अपने पति को यह खुशखबरी सरप्राइज के रूप में देना चाहती हो? मैं केवल फीकी सी मुस्कान के साथ सिर हिला सकी, लेकिन मन ही मन सोच रही थी, यह कोई सरप्राइज नहीं है। अगर मुझे वह सपना नहीं आया होता तो जियांग झाओ अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं जान पाता कि हमारा एक बच्चा भी था, और शायद मैं भी कभी उसे ढूंढने आने का साहस नहीं जुटा पाती। मुझे बस इतना याद था कि सपने में मेरी जिंदगी असहनीय दुखों से भरी हुई थी, जबकि हकीकत में जियांग झाओ लगातार तरक्की करता गया, एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करता गया और उसका पद भी ऊंचा होता गया। मैंने सोचा, भले ही हमारे बीच प्यार न हो, लेकिन इस बार अगर मैं उसे चुनूं
तो कम से कम वह मेरी और हमारे बच्चे की रक्षा तो करेगा। कुछ दिनों बाद ट्रेन जिंशी शहर पहुंच गई। हालांकि बच्चे की वजह से मुझे भूख नहीं लग रही थी, फिर भी मैंने रास्ते में 2 चाय वाले अंडे और एक रोटी खरीद ली। संयोग से सामने वांग यान अपने बेटे और सेना की हरी वर्दी पहने अपने पति के साथ मुझे लेने आई हुई थी। वांग यान ने मुझे देखते ही जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, तुम तो कह रही थीं कि तुम्हारे पति अधिकारी हैं, फिर अपनी गर्भवती पत्नी को लेने भी नहीं आए। लगता है गर्भवती होने की बात भी झूठ थी और अधिकारी पति वाली बात भी झूठी है। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और बिना इधर उधर देखे सीधे आगे बढ़ गई। दूर खड़े वांग यान के पति वांग लियांजुन की नजर मुझ पर पड़ते ही ठहर गई। मेरी धनुष जैसी भौहें, ऊंची नाक और नम चमकती आंखें देखकर वह कुछ पल के लिए मुझे ही देखता रह गया। जब मैं सूटकेस उठाए उनकी ओर से गुजरी तो मेरी कोमल और कमजोर सी छवि देखकर उसके मन में सहज ही मेरी रक्षा करने की इच्छा जाग उठी। उसे लगा कि मेरे जैसी लड़की के लिए फूल जैसी सुंदर कहना भी कम होगा। जब मैं उनके पास से गुजरी तो उसने देखा कि सूटकेस उठाने की वजह से मेरी कलाई लाल पड़ चुकी थी। उसने अनायास अपनी पत्नी से कहा, क्यों ना हम उसकी थोड़ी मदद कर दें। वांग यान ने तुरंत उसे मुक्का मारते हुए कहा, किस बात की मदद? रहने दो। अगर उसका पति सच में अधिकारी है तो वही आकर उसकी मदद करे। फिर उसने व्यंग्य से कहा, जरा सोचो, अगर किसी बड़े अधिकारी की पत्नी रिश्तेदारों से मिलने आए तो क्या उसे लेने कोई नहीं आएगा? मुझे तो साफ लगता है कि वह झूठ बोल रही है। वांग लियांजुन को भी उसकी बात कुछ हद तक सही लगी। उसे याद आया कि यहां केवल 2 ही युवा अधिकारी थे। एक पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। दूसरे की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन कुछ समय पहले ही उसके तलाक के कागज वरिष्ठ अधिकारियों के पास जमा हो चुके थे। ऐसे में उनका वैवाहिक संबंध अच्छा नहीं हो सकता था। अगर रिश्ता ही खराब था तो पत्नी भला उससे मिलने क्यों आती? और अगर वह सचमुच किसी अधिकारी की पत्नी होती तो उसे लेने कोई न कोई जरूर आता। उसने मन ही मन अफसोस किया, इतनी खूबसूरत लड़की, लेकिन अफसोस झूठी निकली। रात ठीक 8 बजे मैं अपना छोटा सा सूटकेस लेकर थकी मांदी 0918 सैन्य परिसर के मुख्य द्वार पर पहुंची। सामने कड़ी सुरक्षा वाला विशाल फाटक और सीधे खड़े संतरी को देखकर मेरे मन में घबराहट होने लगी। जियांग झाओ को मेरे आने की कोई खबर नहीं थी। हम दोनों की आखिरी फोन पर बात भी झगड़े के साथ खत्म हुई थी। अगर उसने मेरा स्वागत न किया, अगर वह रोज मुझसे नाराज होकर पेश आए, तो मैं क्या करूंगी? मुख्य द्वार पर खड़े दोनों सुरक्षा कर्मियों ने काफी देर पहले ही मुझे देख लिया था। उनमें से एक जवान, जिसका नाम शियाओ लियू था, मेरी ओर चलकर आया और बोला, कॉमरेड, काफी रात हो चुकी है, आप किससे मिलना चाहती हैं? मौसम में अब ठंड बढ़ने लगी थी। उसने देखा कि मैंने अब भी आधी बांह की शर्ट पहन रखी थी। मुझे देखकर ही उसे ठंड महसूस होने लगी। मैंने नाक सिकोड़ी। जल्दी जल्दी निकलने की वजह से मैं गर्म जैकेट लाना ही भूल गई थी और ठंड से हल्का हल्का कांप रही थी। मैंने धीरे से कहा, मैं जियांग झाओ से मिलने आई हूं। सैनिक चौंक गया। आपका मतलब अधिकारी जियांग झाओ? जी, आप उनकी क्या लगती हैं? मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं उनकी पत्नी हूं। उधर कार्यालय में 7-8 अधिकारी अगले प्रशिक्षण कार्यक्रम पर चर्चा कर रहे थे। असल में इतनी छोटी बात के लिए इतनी बड़ी बैठक की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज संयोग से वरिष्ठ अधिकारी के पोते के जन्म की खुशी में सभी ने साथ खाना खाया था। इसलिए उसी मौके पर साल के बाकी हिस्से की प्रशिक्षण योजना पर भी चर्चा शुरू हो गई। कमरे में सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। सभी अधिकारियों में जियांग झाओ सबसे युवा था
और वह सबके लिए चाय बना रहा था। उसके चौड़े मजबूत हाथ और बार बार बंदूक चलाने से कड़ी हो चुकी तर्जनी उंगली उसकी सैन्य जिंदगी की गवाही दे रहे थे। वह बड़ी सहजता से चाय डाल ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर से किसी ने कहा, अंदर आइए। जियांग झाओ ने चाय का कप घुमाकर दाहिनी ओर बैठे अधिकारी के सामने रखा और पूछा, क्या बात है? युवा सुरक्षा सैनिक ने उसे सलाम करते हुए कहा, रिपोर्ट सर, बाहर एक युवती आई है। वह कह रही हैं कि वह अधिकारी जियांग झाओ की पत्नी है और इस समय गार्ड रूम में आपका इंतजार कर रही हैं। यह सुनते ही जियांग झाओ के हाथ हल्के से कांप गए। उसके हाथ का चाय का कप झुक गया और गर्म चाय लाल रंग की मेज पर गिरकर नीचे बहने लगी। कार्यालय में मौजूद सभी लोगों की नजरें एक साथ जियांग झाओ पर टिक गईं। वह कुछ सेकंड तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर तुरंत संभलकर पास रखा तौलिया उठाया और मेज पर गिरी चाय साफ करने लगा। इसके बाद उसने उस युवा सुरक्षा सैनिक की ओर देखा। जियांग झाओ ने शांत स्वर में कहा, शायद वह किसी और को ढूंढ रही है। जाकर पूछो, कहीं यहां मेरे नाम का कोई और व्यक्ति तो नहीं है? युवा गार्ड ने उनकी बात सुनकर नाराजगी से कहा, रिपोर्ट अधिकारी जियांग, मुझे पूरा यकीन है कि कोई गलती नहीं हुई है। वह लड़की खुद कह रही है कि वह जियांग झाओ की पत्नी है। उसका नाम लिन शेन है। अधिकारी जियांग, क्या आपकी पत्नी का नाम लिन शेन नहीं है? जियांग झाओ कुछ नहीं बोले। पास खड़े वरिष्ठ अधिकारी ने उनकी भौहें सिकुड़ती देख हंसते हुए उनके कंधे पर थपकी दी। अरे लड़के, ये क्या बात हुई? कोई लड़की इतनी दूर से तुमसे मिलने आई है और तुम्हें जरा भी खुशी नहीं हो रही? इतना कहकर वरिष्ठ अधिकारी खड़े हो गए। आज की बैठक यहीं समाप्त करते हैं, सब लोग जाकर आराम करो। जियांग झाओ बोले, मैं बाहर जाकर देखता हूं। कुछ अधिकारियों ने तुरंत कहा, सर, क्या हम भी साथ चलें? वरिष्ठ अधिकारी ने डांटते हुए कहा, कहां चलोगे? अगर इतना ही समय है तो साल के बाकी 6 महीनों की प्रशिक्षण योजना बनाओ और कल सुबह मेरी मेज पर रख देना। सबने तुरंत जवाब दिया, जी नहीं जाते। हां बिल्कुल, प्रशिक्षण योजना ज्यादा जरूरी है। उधर तीनों लोग जल्दी जल्दी स्वागत कक्ष की ओर पहुंचे। दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा कि मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठी चाय की छोटी छोटी चुस्कियां ले रही थी। किसी के आने की आहट सुनकर मैं तुरंत खड़ी हो गई और संकोच से जियांग झाओ की ओर देखने लगी। मुझे आधी बांह की शर्ट पहने देखकर जियांग झाओ की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। इतनी ठंड में भी तुमने आधी बांह की शर्ट क्यों पहन रखी है? यह देखकर वरिष्ठ अधिकारी हैरान रह गए। इतनी सुंदर पत्नी है फिर भी तलाक लेना चाहता है। जियांग झाओ, तुम्हें अपनी किस्मत की बिल्कुल कद्र नहीं है। इतनी अच्छी लड़की तुम्हारे साथ है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? फिर उन्होंने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। नमस्ते, तुम जियांग की पत्नी हो ना? मैं उसका वरिष्ठ अधिकारी हूं। तुम इतनी रात को आई हो, पहले से बता देती तो मैं जियांग को तुम्हें लेने भेज देता। मैंने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, नमस्ते सर। मेरी धीमी और शिष्ट आवाज सुनकर वरिष्ठ अधिकारी के मन में मेरे लिए और भी अच्छा प्रभाव बना। उन्होंने देखा कि मैं बार बार जियांग झाओ की ओर देख रही हूं। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, यही तरीका है अपने घर वालों से पेश आने का। लड़की अंदर आई है और तुमने अब तक उससे एक ढंग की बात भी नहीं की। कम से कम उसका हालचाल तो पूछो। तुम्हारे साथ कौन सी लड़की रह पाएगी? डांट खाने के बाद जियांग झाओ ने आखिरकार मुंह खोला, लेकिन पहला सवाल यही था, तुम यहां क्यों आई हो? बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वरिष्ठ अधिकारी ने उसके सिर पर फिर हल्की सी चपत लगा दी। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हारी पत्नी इतनी दूर से तुमसे मिलने आई है और तुम पूछ रहे हो कि क्यों आई हो? क्या वह यहां घूमने फिरने या ठंडी हवा खाने आई है? जियांग झाओ ने शर्मिंदा होकर सिर खुजलाया। चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट थी, लेकिन वह वरिष्ठ अधिकारी से बहस करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैं यह दृश्य देखकर अपनी मुस्कान रोक नहीं पाई। जब मैंने सिर उठाया तभी मेरी नजर सामने खड़े उस आदमी से मिली। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इतनी ठंड में किसी महिला साथी को स्वागत कक्ष में मत बैठाए रखो। तुम्हें तो सरकारी मकान मिल चुका है ना? उन्हें घर ले जाओ, आराम करने दो। बाकी बातें कल हो जाएंगी।
जियांग झाओ ने तुरंत उत्तर दिया, जी सर। फिर वह कुछ कदम आगे बढ़े, मेरा सूटकेस उठाया और ठंडे स्वर में बोले, चलो। मैंने वरिष्ठ अधिकारी को धन्यवाद कहा और बिना घबराए जियांग झाओ के पीछे पीछे चल दी। दरवाजे तक पहुंचते ही वरिष्ठ अधिकारी ने आवाज लगाई, जियांग झाओ, कल सुबह मेरे कार्यालय में आना। जी सर। बाहर निकलने के बाद मैं चुपचाप उसके पीछे चलती रही और चोरी छिपे उसे देखने लगी। वह लंबा, चौड़े कंधों वाला और मजबूत शरीर का मालिक था। उसका सख्त और गंभीर चेहरा बेहद आकर्षक लग रहा था। मेरी नजर नीचे गई। उसकी मजबूत भुजाएं और चलते समय उसकी कमर और कंधों की दृढ़ चाल देखकर मुझे अनायास हमारी सुहागरात याद आ गई। वह सचमुच बहुत ताकतवर था। तभी उसने बिना किसी भाव के पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? मैंने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहने आई हूं। इतना कहते ही वह अचानक रुक गया। मैं सीधे उसकी गर्म और मजबूत पीठ से टकरा गई। उसने आश्चर्य से मुड़कर पूछा, क्या कहा तुमने? मैंने एक पल उसकी ओर देखा, फिर नजरें झुकाकर धीरे से दोहराया, मैं तुम्हारे साथ रहने आई हूं। वह गंभीर स्वर में बोला, जिद मत करो। अगर कुछ दिन रहना चाहती हो तो रह लो, उसके बाद वापस चली जाना। मैंने सिर झुका लिया और अपनी शर्ट का किनारा कसकर पकड़ लिया। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, मुझे पहले नहीं पता था कि तुम्हारे दिल में कोई और है। अगर मुझे पता होता। उसे सुहागरात याद आ गई। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया, लेकिन उसने फिर भी आगे कहा, बिना प्यार के शादी को जबरदस्ती नहीं निभाया जा सकता। मैं तलाक की अर्जी फिर से जमा कर दूंगा। वह आगे बोला, आखिरकार तलाक के बाद नुकसान तुम्हारा ही ज्यादा होगा। मैंने पिछले कुछ वर्षों में जो पैसे, राशन कूपन और तेल के कूपन बचाकर रखे हैं, सब तुम्हें दे दूंगा। उसे ही तुम्हारे लिए मुआवजा समझ लेना। अगर आर्थिक रूप से तुम्हें और किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहना। जहां तक मुझसे होगा मैं सब करूंगा। मैंने अविश्वास से उसकी ओर देखा। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अगर हमारा तलाक हो गया तो मेरा क्या होगा? और मेरे पेट में जो बच्चा है उसका क्या होगा? जियांग झाओ मेरी नम आंखों और ठंड से लाल हुई नाक को देखकर कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके दिल में भी हल्का सा दर्द उठा। उसी समय मुझे जोर से छींक आ गई। उसने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। बिना कुछ कहे उसने अपना कोट उतारकर मेरे कंधों पर डाल दिया। फिर हल्की झुंझलाहट से बोला, इतनी ठंड में भी आधी बांह के कपड़े पहनकर आई हो, तुम आखिर सोच क्या रही थी? जियांग झाओ मुझे अपने सरकारी आवास पर ले आया। उसने आंगन का दरवाजा खोला। घर के बड़े से बैठक कमरे में केवल एक मेज और कुछ कुर्सियां थीं। बाकी पूरा कमरा लगभग खाली था। मैं वहीं खड़ी रह गई और चुपचाप उसे देखने लगी। वह कमरे की सफाई करने, बिस्तर ठीक करने, गर्म पानी उबालने और घर व्यवस्थित करने में लग गया। मैं उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन पूरे शरीर में इतनी थकान और बेचैनी थी कि उठ भी नहीं पा रही थी। इसलिए चुपचाप कुर्सी पर बैठकर उसका इंतजार करती रही। जब वह लगभग सारा काम निपटा चुका, तब उसने मेरी ओर देखा। मैं अब भी उसी तरह आज्ञाकारी होकर कुर्सी पर बैठी थी, मानो कोई स्वर्ग की परी पहली बार धरती पर जीवन का अनुभव करने आई हो। जियांग झाओ मन ही मन इतना झुंझला गया कि उसे हंसी आ गई। यह तो कह रही है कि मेरे साथ रहने आई है, लेकिन इसकी हालत देखकर तो लगता है जैसे मैं कोई पत्नी नहीं, बल्कि घर में एक राजकुमारी लाकर उसकी सेवा करने वाला हूं। उसने शांत स्वर में कहा, आज बहुत देर हो चुकी है, तुम आज रात यहीं आराम कर लो, बाकी बातें कल आराम से करेंगे। इतना कहकर उसने बाथरूम की ओर इशारा किया। अंदर गर्म पानी रखा है, बेडरूम का बिस्तर भी नया है, जल्दी आराम करो। यह कहकर वह मुड़कर बाहर जाने लगा। मैंने नींद और उम्मीद से भरे मन के साथ अनायास उसका हाथ पकड़ लिया। तो क्या आप यहां नहीं सोएंगे? इतना बड़ा घर है, अकेले मुझे थोड़ा डर लग रहा है।
जियांग झाओ को महसूस हुआ कि उसकी कलाई किसी बेहद मुलायम नाजुक हाथ ने पकड़ ली है। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। वह खुद भी समझ नहीं पाया कि वह इतना विचलित क्यों हो गया। आखिर वह 25 साल का एक जवान पुरुष था। लेकिन फिर उसे हमारी सुहागरात याद आ गई। उस रात मेरे चेहरे पर साफ अनिच्छा दिखाई दे रही थी। यह सोचकर उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। गला साफ करते हुए बोला, मैं यहां कम ही रहता हूं। मुझे छात्रावास डॉर्मिट्री में रहने की आदत है और हमारे वर्तमान रिश्ते को देखते हुए भी हमारा साथ रहना ठीक नहीं होगा। वैसे भी हम जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। जब उसे पता चला था कि मेरे दिल में कोई और है, तब उसने तुरंत लोगों से इसकी जांच करवाई थी। सच्चाई जानकर वह लगभग गुस्से से पागल हो गया था। जो लड़की उसके सामने हमेशा शांत, विनम्र और आज्ञाकारी रहती थी, उसके दिल में बचपन से साथ बड़े हुए अपने प्रेमी के लिए प्यार छिपा था। उन दोनों का रिश्ता हमेशा बहुत अच्छा रहा था। अगर जियांग झाओ बीच में ना आया होता तो शायद वे दोनों बहुत पहले ही पति पत्नी बन चुके होते। जियांग झाओ चला गया। जाने से पहले मैंने देखा कि उसका चेहरा बेहद उदास और गंभीर था। मुझे समझ नहीं आया कि वह इसलिए नाराज था क्योंकि मैं बिना बताए यहां आ गई थी, या इसलिए कि मैं तलाक नहीं चाहती थी। मेरा शरीर बहुत थका हुआ था। मैं कमरे में गई और गहरी नींद सो गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा कि बैठक की मेज पर एक एल्यूमिनियम का टिफिन रखा हुआ था। मैंने हाथ लगाकर देखा, वह अभी भी गर्म था। ढक्कन खोलते ही अंदर बाजरे का गरम गरम दलिया, अचार और 3 सफेद भाप में पके मांस वाले बन बाऊजी रखे थे। उन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। गांव में रहते हुए मुझे ऐसे मुलायम सफेद बन खाने का मौका कहां मिलता था। अगर कभी बनते भी थे तो वे मेरी बड़ी बहन के हिस्से में जाते थे। मेरी बारी तो कभी आती ही नहीं थी। मैंने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया और वापस आकर एक बन उठाकर बड़ा सा कौर लिया। रसदार मांस का स्वाद पूरे मुंह में फैल गया। उसके बाद गरम बाजरे के दलिए का एक घूंट। मुझे लगा जैसे जिंदगी इससे बेहतर हो ही नहीं सकती। मैंने एक ही सांस में 2 बन खा लिए। उसी समय मैंने मन ही मन फैसला कर लिया, मैं किसी भी हालत में जियांग झाओ से तलाक नहीं लूंगी। उधर जियांग झाओ नाश्ता रखकर वरिष्ठ अधिकारी के कार्यालय की ओर जा रहा था। पड़ोस में रहने वाली वांग यान अपने पति और बेटे के साथ आंगन में नाश्ता कर रही थी। उसने सामने से गुजरते लंबे ठंडे स्वभाव वाले सुंदर युवक को देखा और अपने पति से पूछा, ये कौन है? उसके पति ने जवाब दिया, ये हमारे ऑपरेशन कमांडर हैं। इनका उपनाम जियांग है। आगे से मिलो तो इन्हें सलाम करना। वांग यान हैरानी से बोली, इतने जवान, इतनी कम उम्र में ही कमांडर बन गए? उसके पति ने गर्व से कहा, यहां जितने भी लोग हैं उनमें केवल कमांडर जियांग ही अपनी काबिलियत के दम पर इस पद तक पहुंचे हैं। इतनी कम उम्र में कमांडर बनना आसान नहीं होता। वांग यान ने मजाक में कहा, तो तुम्हारी प्रमोशन कब होगी? उसने हंसकर जवाब दिया, वह जवान है, किसी से नहीं डरता। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वांग यान ने फिर पूछा, क्या उनकी शादी हो चुकी है? हां, लेकिन सुना है कि पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। शायद दोनों तलाक लेने वाले हैं, लेकिन यह बात किसी और से मत कहना। इतना कहकर वांग लियांजुन अचानक सोच में पड़ गया। अजीब बात है, कमांडर जियांग तो हमेशा छात्रावास में रहते हैं, आज अचानक घर क्यों लौटे? दूसरी ओर वरिष्ठ अधिकारी वांग झेंग अपने कार्यालय में जियांग झाओ को डांट रहे थे। जरा खुद सोचो, इतनी दूर से एक लड़की तुम्हें ढूंढती हुई आई है और तुम उससे तलाक लेना चाहते हो? तुम्हें आखिर हो क्या गया है? वह लड़की तुमसे 100 गुना बेहतर है, फिर भी तुम उसी में कमी निकाल रहे हो। बताओ, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? काफी देर तक बोलने के बाद वांग झेंग ने गहरी सांस ली और मेज पर रखा चाय का कप एक ही घूंट में खाली कर दिया। जियांग झाओ अपनी पत्नी का राज नहीं बता सकता था कि उसके दिल में कोई दूसरा आदमी है, इसलिए वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चाहे कुछ भी हो जाए वह अपना फैसला नहीं बदलेगा। वांग झेंग उसकी जिद देखकर
और भी नाराज हो गए। जियांग झाओ उनका सबसे पसंदीदा जूनियर अधिकारी था। उन्होंने कई बार उसका रिश्ता कराने की कोशिश की थी। हर बार वह काम का बहाना बनाकर मना कर देता था। बहुत मुश्किल से उसने खुद अपनी पसंद की लड़की से शादी की और अब शादी के तुरंत बाद ही तलाक लेना चाहता था। कारण पूछो तो कुछ बताता ही नहीं। ऐसी हालत में वह दोनों के बीच समझौता कैसे कराते? आखिर उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा फैसला इतना ही पक्का है तो मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन शादी सिर्फ तुम्हारी अकेले की नहीं है। मैं तुम्हारी पत्नी से भी पूछूंगा। अगर तुम दोनों सचमुच साथ नहीं रहना चाहते तभी मैं तलाक की मंजूरी दूंगा। काफी समय से अटकी हुई बात अचानक आगे बढ़ गई। जियांग झाओ कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ज्यादा खुशी हो रही है या ज्यादा दुख। उसने कई बार मुंह खोला, लेकिन आखिर में सिर्फ एक शब्द ही निकल पाया, जी। उधर मैं पेट भरकर खाना खा चुकी थी और यही सोच रही थी कि जियांग झाओ को तलाक न लेने के लिए कैसे मनाऊं। तभी बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला। सामने वही युवा गार्ड शियाओ लियू खड़ा था जिसने कल मुझे स्वागत कक्ष तक पहुंचाया था। मैंने मुस्कुराकर पूछा, नमस्ते, कोई काम था? वह थोड़ा संकोच में सिर खुजलाते हुए बोला, वरिष्ठ अधिकारी ने आपको अपने कार्यालय में बुलाया है। मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और शियाओ लियू के साथ उनके कार्यालय की ओर चल पड़ी। कार्यालय बहुत बड़ा था। लाल लकड़ी की चाय की मेज पर ताजी चाय की सुगंध फैली हुई थी। वांग झेंग जियांग झाओ की पत्नी से बहुत संतुष्ट थे। उन्हें मैं एक आज्ञाकारी, प्यारी और शालीन लड़की लगी। मैं चुपचाप बैठी थी, बेहद शांत और सभ्य। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं शिष्टाचार जानती थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम ही शियाओ लिन हो, है ना? वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, बात ऐसी है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं जियांग झाओ के तलाक लेने की बात के बारे में तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? असल में यह मामला मेरा नहीं है, लेकिन मैंने जियांग झाओ को एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचते देखा है। मैं उसे अपने बेटे की तरह मानता हूं, इसलिए तुम दोनों के बीच की बात में दखल दे रहा हूं। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। उनकी बात सुनकर मेरा दिल हल्का सा धड़क उठा। ऐसा लग रहा था कि वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जियांग झाओ तलाक ले। मैंने आदर से कहा, सर, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि मैं आपकी बहुत आभारी हूं। फिर मैंने धीरे से कहा, सच कहूं तो मैं भी तलाक नहीं चाहती। वरिष्ठ अधिकारी आश्चर्य से बोले, तुम तलाक नहीं चाहती? तो फिर जियांग झाओ इतनी जिद क्यों कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि वह तुम्हें नापसंद करता है। मैंने होंठ काटे, कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जियांग झाओ से मिलने से पहले मेरा एक प्रेमी था, लेकिन मेरी मां ने मुझे मजबूर करके जियांग झाओ से शादी करवा दी। उस समय मैं बहुत दुखी थी, लेकिन शादी का पंजीकरण होने के बाद मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि अब मैं पूरी ईमानदारी से जियांग झाओ के साथ जीवन बिताऊंगी। लेकिन लगता है कि उन्हें मेरी बात पर कभी विश्वास ही नहीं हुआ। उनके जाने के 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं। इसीलिए मैं इतनी जल्दी उनसे मिलने यहां चली आई। लेकिन वह तो बस मुझसे तलाक लेना चाहते हैं। इतना कहते कहते मैंने जबरदस्ती अपनी आंखों से 2 आंसू निकाल लिए। वरिष्ठ अधिकारी वांग झेंग कुछ देर तक चुप रहे। उन्हें अब पूरी बात समझ में आई। तो यही वजह है कि जियांग झाओ बार बार तलाक की जिद कर रहा था। उन्हें चुप देखकर मैं घबरा गई। मैंने जल्दी से कहा, सर, वह सब अतीत की बातें हैं। जियांग झाओ से शादी करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वह सचमुच एक भरोसेमंद इंसान है। मैं सच में उनके साथ अच्छी तरह जीवन बिताना चाहती हूं। अगर ऐसा न होता तो मैं इतनी दूर उनके पास कभी नहीं आती। आखिर बच्चे को अपने पिता की जरूरत होती है।
तभी वांग झेंग को ध्यान आया कि मैं गर्भवती हूं। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह जियांग झाओ भी हद करता है, खुद बाप बनने वाला है और अभी भी तलाक की जिद कर रहा है। उन्होंने गंभीर होकर पूछा, शियाओलिन, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम सच में जियांग झाओ के साथ रहना चाहती हो? मैंने बिना झिझक उत्तर दिया, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यहां आती ही क्यों? वांग झेंग ने संतोष से सिर हिलाया। बस मुझे तुम्हारा यही जवाब चाहिए था, तुम दोनों का तलाक नहीं होगा। मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, धन्यवाद सर। फिलहाल तलाक की बात टल गई थी। मेरा मन बेहद हल्का और खुश था। दूसरी ओर यह खबर कि जियांग झाओ की पत्नी सेना के आवास में उसके साथ रहने आ गई है, न जाने कैसे पूरे परिसर में फैल गई। हर कोई जानबूझकर या मजाक मजाक में उसे छेड़ने लगा। एक दिन उसके साथी जिया झेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे जियांग झाओ, सुना है तुम्हारी पत्नी आ गई है, फिर भी तुम अभी तक छात्रावास में ही सो रहे हो। जिया झेन उम्र में उससे बड़ा था और दोनों अक्सर साथ में मिशन पर जाते थे। उसे भी आज ही पता चला था कि जियांग झाओ की पत्नी आ चुकी है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर थी कि जियांग झाओ अभी भी डॉर्मिटरी में रह रहा था। जियांग झाओ ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। वह नीचे मैदान की ओर देखकर जोर से बोला, आज के प्रशिक्षण में जो भी दोपहर 3 बजे तक लक्ष्य पूरा नहीं करेगा, मैं उसके साथ अतिरिक्त अभ्यास कराऊंगा। नीचे खड़े सैनिक तुरंत कराह उठे। एक ने हंसते हुए कहा, सर, कहीं भाभी ने आपको घर से निकाल तो नहीं दिया? दूसरा बोला, क्या भाभी को पता है कि आप चुपके से कुछ पैसे अलग छिपाकर रखते हैं? तीसरे ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। ठीक है, ठीक है, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, बस आप भाभी को मत बताइएगा। मेरी महीने भर की तनख्वाह इतनी ही है, अगर सब घर दे दी तो मैं खुद कैसे जीऊंगा? जियांग झाओ ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा और फिर अपने ठंडे गंभीर चेहरे पर लौट आया। जिया जेन हंसते हुए बोला, रुको, एक दिन तुम्हारी जेब तुम्हारे चेहरे से भी ज्यादा साफ होगी। जियांग झाओ अचानक लिनशेन का कोमल चेहरा याद करने लगा। उसने मन ही मन सोचा, इतनी सीधी सादी लड़की, क्या वह सचमुच मुझसे पूरी तनख्वाह मांगेगी? वह इस दृश्य की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। उधर मैं अकेली घर लौट रही थी। रास्ते में मुझे हर चीज नई और दिलचस्प लग रही थी। विशाल और साफ सुथरा परेड मैदान और सैन्य वर्दी पहने सैनिकों का सामूहिक अभ्यास। यहां का माहौल मेरी पिछली जिंदगी से बिल्कुल अलग था। यह जगह मुझे एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास दे रही थी। जब मैं घर के पास पहुंची, तभी सामने से एक महिला अपने बेटे का हाथ पकड़े आती दिखाई दी। उसकी परछाई कुछ जानी पहचानी लगी। जैसे ही हमारी नजरें मिलीं, हम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। वह वांग यान थी। उसने घमंड भरे स्वर में पूछा, तुम यहां कैसे? मैं सचमुच समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो वह मुझसे इतनी नफरत करती थी। लेकिन मैं यह भी जानती थी, कुछ लोग बिना किसी वजह के ही आपसे नफरत करते हैं। ऐसे लोगों को समझाना बेकार होता है। मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने लगी। वांग यान ने नाराज होकर अपने बेटे को साथ खींचा और मेरे सामने आकर रास्ता रोक लिया। वह चीखकर बोली, मैं तुमसे बात कर रही हूं, क्या तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है? तुम तो बस झूठ बोलती रहती हो। तुम्हारे पति का नाम क्या है? आज मैं सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा उजागर कर दूंगी। तुमने झूठ बोला था कि तुम्हारा पति अधिकारी है। वांग यान को जरा भी विश्वास नहीं था। उसका पति एक टीम लीडर था। इस इलाके में ज्यादातर टीम लीडर और उसी स्तर के अधिकारी रहते थे, जबकि बड़े अधिकारी पश्चिम वाले बड़े आवासीय परिसर में रहते थे। वह पहले ही यह सब पता कर चुकी थी, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि मैं झूठ बोल रही हूं। मैंने ठंडे स्वर में कहा, रास्ते से हट जाओ। नहीं हटूंगी। आज यहीं सबके सामने सच का फैसला होगा। तुम जैसी झूठी और चालाक औरत इस परिसर में रहने लायक नहीं हो।
मुझे डर है कि मेरा बेटा भी तुमसे झूठ बोलना सीख जाएगा। वह बार बार चिल्लाने लगी, धोखेबाज लोमड़ी, झूठी लोमड़ी। जब उसने देखा कि मैं उससे बहस नहीं कर रही हूं तो उसे और भी यकीन हो गया कि उसका शक सही है। सुबह सुबह इस अनजान औरत ने मेरा सारा अच्छा मूड खराब कर दिया। मैंने अपनी आंखें झुका ली, कुछ पल सोचा, फिर सिर उठाया। इस बार मेरी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैंने डरने का नाटक करते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। मुझे घर जाकर काम करना है। इतना कहकर मैं आगे बढ़ने लगी, लेकिन जानबूझकर ऐसा दिखा रही थी जैसे मैं सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूं। मुझे इस तरह देखकर वांग यान को और भी यकीन हो गया कि उसका शक सही है। उसने एक हाथ से मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। कहां भाग रही हो? जब तक सब साफ नहीं हो जाता मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें सीधे अधिकारियों के हवाले करूंगी। मैं मन ही मन उसे कोस रही थी। इस औरत में इतनी ताकत है कि मेरी कलाई ही तोड़ देगी। मैंने जानबूझकर जोर जोर से छटपटाना शुरू किया। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। हम दोनों का झगड़ा जल्दी ही आसपास गश्त कर रहे सैनिकों और आवासीय परिसर के परिवारों का ध्यान खींच लाया। 2 सैनिक आगे बढ़े और पूछा, क्या हुआ? यहां क्या बात है? वांग यान ने मेरी कलाई और भी कसकर पकड़ ली, मानो उसे डर हो कि मैं भाग जाऊंगी। वह सैनिकों से बोली, साथियों, मैंने इस औरत को ट्रेन में देखा था। यह पूरी तरह झूठी है। अपने आप को सैन्य आवास के किसी अधिकारी की पत्नी बताती है। कहती थी कि उसका पति बड़ा अधिकारी है, लेकिन स्टेशन पर उसे लेने कोई नहीं आया। अगर सचमुच किसी अधिकारी की पत्नी होती तो क्या कोई उसे लेने नहीं आता? आज बड़ी मुश्किल से यह मुझे मिली है, फिर भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उसकी बात खत्म होते ही आसपास तमाशा देख रहे लोगों ने मेरी ओर तिरस्कार से देखना शुरू कर दिया। सच में देखने में तो इतनी जवान और सुंदर लगती है, लेकिन झूठ पर झूठ बोलती है। मैं अब भी सिर झुकाए चुप खड़ी रही। दोनों सैनिक असमंजस में पड़ गए। उन्होंने आपस में कुछ फुसफुसाया, फिर उनमें से एक कहीं चला गया। दूसरा सैनिक मेरे पास आकर बोला, साथी, क्या आप कमांडर जियांग की पत्नी हैं? मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। मेरी आंखें लाल थीं और मैं दुख से सुबक रही थी। वांग यान तुरंत बोल पड़ी, देखा, इतनी धीमी आवाज में बोल रही है, स्पष्ट है कि इसके मन में चोरी है। साथियों, अच्छी तरह जांच कीजिए। 2 दिन पहले ट्रेन में इसी ने मेरे बेटे को धक्का दिया था। फिर अपने अधिकारी पति का नाम लेकर मुझे और मेरे बेटे को धमकाया। अब जिम्मेदारी लेने से भी मना कर रही है। देखिए, मेरे बेटे की टांग का क्या हाल कर दिया। सबकी नजरें उसके बेटे वांग जितोंग के घुटने पर पड़े बड़े काले नीले निशान पर गईं। किसी ने हैरानी से कहा, अरे, इतनी गंभीर चोट? लड़का बस घुटने की ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। मुझे साफ पता था कि उसके पैर की यह चोट मेरी वजह से नहीं थी। उस दिन तो मैंने उसे बस हल्का सा हटाया था, वह गिरा तक नहीं था। अगर आज यह झूठ सच मान लिया गया तो आगे इस सैन्य परिसर में मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। मैंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, झूठ तो आप बोल रही हैं। ट्रेन में आपका बेटा शरारत कर रहा था। वह खुद मुझसे टकराया और अब उल्टा इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं। मैं उस समय गर्भवती थी। आपके बेटे ने सीधे मेरे पेट से टक्कर मारी थी। घर पहुंचने के बाद मुझे रक्तस्राव तक हुआ। मैंने अभी तक उसका हिसाब भी नहीं मांगा और अब आप ही उल्टा मुझे दोषी बना रही हैं। मेरी बात सुनकर आसपास खड़े लोगों की नजरें वांग यान की ओर बदल गईं। किसी ने कहा, वह तो गर्भवती थी। अगर बच्चे की शरारत से उसे कुछ हो जाता तब क्या करती? वांग यान ने दांत भींच लिए। उसे लगा कि लोग पल भर में उसका साथ छोड़कर मेरी तरफ हो गए। तभी उसका बेटा वांग जितोंग नाराज होकर बोला, झूठी, तुम झूठ बोल रही हो। उस दिन मैं तुमसे टकराया ही नहीं था। मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अच्छा, अगर तुम मुझसे टकराए ही नहीं थे तो तुम्हारे घुटने की चोट कहां से आई? क्या मैंने मारी थी? लड़का बिना सोचे तुरंत बोल पड़ा, नहीं,
मैं खुद सीढ़ियों से टकरा गया था। लेकिन मैंने आपको नहीं छुआ, आप झूठा इल्जाम लगा रही हैं। इतना कहते ही वांग्यान ने घबराकर उसका मुंह बंद कर दिया। लड़के को भी तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया और वह चुप हो गया। वांग्यान का चेहरा कभी लाल तो कभी सफेद पड़ने लगा। वह बेहद शर्मिंदा दिखाई दे रही थी। अब आसपास खड़े लोग उसी को बुरा भला कहने लगे। मैंने उसकी ओर देखकर कहा, अब पता चला झूठा इल्जाम लगने पर कैसा लगता है। अभी थोड़ी देर पहले तुम और तुम्हारी मां मुझे झूठा ठहरा रहे थे, तब क्या कभी सोचा था कि मुझे कैसा लग रहा होगा? वांग्यान तुरंत बात घुमाते हुए चिल्लाई, इतनी बातें मत बनाओ। तुमने झूठ बोला था कि तुम्हारा पति अधिकारी है, क्या यह सच नहीं है? उसे लगा कि यही उसकी आखिरी उम्मीद है। वह सैनिकों से बोली, साथियों, इसकी ठीक से जांच कीजिए। अगर इतने में थोड़ी देर पहले गया हुआ सैनिक वापस लौटा। इस बार उसके साथ शियाओ लियू भी था। शियाओ लियू ने आते ही देखा कि वांग्यान अब भी मेरी बांह कसकर पकड़े हुए है। वह तुरंत बोला, साथी, पहले इनका हाथ छोड़िए। सैन्य परिसर में इस तरह का व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। वांग्यान बोली, अभी जांच पूरी नहीं हुई। अगर मैंने छोड़ दिया तो यह भाग जाएगी। शियाओ लियू ने गंभीर स्वर में कहा, अब किसी जांच की जरूरत नहीं है। मैं गवाही दे सकता हूं। कॉमरेड लिन शेन सचमुच हमारे अधिकारी के परिवार की सदस्य हैं। यह सुनते ही वांग्यान का चेहरा फक पड़ गया। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया। वह हकलाकर बोली, नहीं, तुम भी झूठ बोल रहे हो। अगर यह सच में किसी अधिकारी की पत्नी है तो स्टेशन पर इसे लेने कोई क्यों नहीं आया? शियाओ लियू और बाकी सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर उन्होंने नाराज होकर कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम झूठ क्यों बोलेंगे? पास खड़े लोग भी बोल पड़े, हां, शियाओ लियू यहां इतने सालों से है। हम सब जानते हैं कि वह कैसा इंसान है। वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। लगता तो यही है कि आप जानबूझकर दूसरों को परेशान कर रही हैं। मैंने भी शांत स्वर में कहा, बिल्कुल, जानबूझकर मुझे परेशान तो आप ही कर रही हैं। उधर प्रशिक्षण मैदान में आराम का समय चल रहा था। तभी हरे रंग की मेडिकल यूनिफॉर्म पहने एक सैनिक दौड़ता हुआ जियांग झाओ के पास पहुंचा। वह हांफते हुए बोला, सर, भाभी का किसी से झगड़ा हो गया है। सामने वाली औरत उनकी पहचान मानने को तैयार नहीं है। वह कह रही है कि भाभी ने उसके बेटे को टक्कर मारी और जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। जियांग झाओ ने तुरंत पूछा, कब की बात है? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं उस बच्चे को बिल्कुल ठीक ठाक दौड़ते हुए देख रहा था। उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरी पत्नी गर्भवती है। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या वह औरत उसकी जिम्मेदारी उठा पाएगी? क्या कहा? वह गर्भवती है? अभी तुमने क्या कहा? सर, क्या भाभी ने आपको नहीं बताया कि वह गर्भवती हैं? जियांग झाओ कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों में पहले हैरानी और खुशी की चमक उभरी, लेकिन अगले ही पल जैसे उन्हें कुछ याद आया। वह खुशी तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह दबा हुआ गुस्सा आ गया। पास खड़ा सैनिक मन ही मन सोचने लगा, कमांडर खुश क्यों नहीं दिख रहे? शायद इसलिए कि भाभी के साथ अन्याय हुआ है। उधर वांग्यान अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वह ऊंची आवाज में बोली, सब लोग इस चालाक औरत के झांसे में मत आना। यह पूरी तरह झूठी है। कौन जाने इस बार इसने इन लोगों से भी पहले ही मिलकर सब साजिश रच ली हो। तभी किसी सैनिक ने आवाज लगाई, कमांडर आ गए। मैंने मुड़कर देखा। जियांग झाओ गंभीर चेहरे के साथ मेरी ओर आ रहे थे। उनके पीछे वही सैनिक तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। जियांग झाओ का काला पड़ा चेहरा देखकर वांग्यान को और भी यकीन हो गया कि उसका अंदाजा सही है। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह सचमुच उसकी पत्नी होती तो क्या पति अपनी पत्नी को देखकर ऐसा चेहरा बनाता जैसे उसे निगल जाएगा? मैंने जियांग झाओ के गंभीर चेहरे की ओर देखा। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे वह नाराज हो गए, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन मेरी यह चुप्पी वांग्यान की नजर में अपराध बोध जैसी लगी। वह और भी आत्मविश्वास से बोली, कमांडर जियांग, जरा इधर आइए।
ये औरत आपकी पत्नी बनकर घूम रही है, खुद को अधिकारी की पत्नी बता रही है। उस दिन स्टेशन पर इसे लेने कोई नहीं आया था। अगर यह सचमुच आपकी पत्नी होती तो आप इसे लेने क्यों नहीं आते? देखिए, सब लोग असली पति के सामने आते ही इसकी बोलती बंद हो गई। जियांग झाओ ने सबसे पहले कुछ सेकंड तक मेरी ओर नहीं बल्कि मेरे पेट की ओर देखा। उनकी आंखों में अनगिनत भाव एक साथ उमड़ रहे थे। आखिरकार जब उनकी नजर मेरी आंसुओं से भरी आंखों से मिली तो उन्होंने अपने गुस्से को दबा लिया। भीड़ में से किसी ने पूछ ही लिया, कमांडर जियांग, क्या यह लड़की सचमुच आपकी पत्नी है? जियांग झाओ की नजर अचानक मेरी कलाई पर गई। वांग यान अब भी उसे कसकर पकड़े हुए थी। मेरी गोरी त्वचा पर लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। एक नजर में समझ आ रहा था कि किसी ने बहुत जोर से पकड़ा था। जियांग झाओ ने ठंडे लेकिन सख्त स्वर में कहा, हाथ छोड़ो। वांग यान की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। आसपास खड़े लोग हंस पड़े। मेरे मन को भी थोड़ी राहत मिली। लेकिन वांग यान अभी भी बोली जा रही थी, कमांडर, कहीं आपको भी इसने धोखा तो नहीं दे दिया? उस दिन स्टेशन पर इसे लेने कोई नहीं आया था और बड़े अधिकारी तो पश्चिम वाले आवास में रहते हैं। अब यह हमारे पूर्वी आवास में आ गई है। यह औरत धोखेबाज है। जियांग झाओ ने पहले से भी ज्यादा ठंडे स्वर में दोहराया, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, इसका हाथ छोड़ो। वांग यान डरते डरते मेरी कलाई छोड़ दी। आखिरकार मेरी कलाई आजाद हुई। मैंने धीरे धीरे उसे सहलाया और घुमाकर दर्द कम करने लगी। जियांग झाओ की नजर मेरी कलाई पर पड़े लाल निशानों पर टिक गई। उनकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। फिर उन्होंने शियाओ लियू से कहा, इस मामले में मैं खुद दखल नहीं दूंगा। परिसर के नियमों के अनुसार तुम्हारी जांच टीम इसकी पूरी जांच करेगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी। मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। शियाओ लियू ने तुरंत सलाम किया। जी सर, मैं आदेश का पालन करूंगा। मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। कम से कम उन्होंने सबके सामने मेरा पक्ष तो लिया। मैंने सिर उठाकर उनकी ओर मीठी मुस्कान से देखा। मेरी मुस्कान देखकर उनका दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। लेकिन जैसे ही उनकी नजर फिर मेरे पेट पर पड़ी, उनका चेहरा दोबारा शांत हो गया। उन्होंने केवल 2 शब्द कहे, घर चलो। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ गए। मैंने मुस्कुराकर शियाओ लियू को धन्यवाद कहा और जल्दी से उनके पीछे चल दी। उधर वांग यान अभी भी अविश्वास में डूबी हुई थी। वह बड़बड़ाई, लेकिन बड़े अधिकारी तो पश्चिम वाले हिस्से में रहते हैं। शियाओ लियू ने बीच में ही उसकी बात काट दी। कमांडर जियांग हमेशा निष्पक्ष रहते हैं। इतना बड़ा घर अकेले उनके किसी काम का नहीं था, इसलिए उन्होंने वह परिवार वाले सैनिकों को रहने के लिए दे दिया। वांग यान फिर बोली, तो उस दिन स्टेशन पर उन्हें लेने कोई क्यों नहीं आया था? शियाओ लियू ने जवाब दिया, क्योंकि वह समय पर सूचना नहीं दे पाई थी। अब आसपास खड़े लोग वांग यान को ही घूरने लगे, लेकिन वह फिर भी जिद पर अड़ी रही। अगर मुझसे गलती भी हुई तो क्या? मैं तो बस ये चाहती थी कि कहीं कोई ठग इस परिसर में घुस न जाए। यह सब तो सबकी सुरक्षा के लिए था। अब अगर यह ठग नहीं निकली तो अच्छी बात है। किसी ने तुरंत जवाब दिया, बस करो। काले को सफेद और सफेद को काला बनाने की कोशिश मत करो। कमांडर ने साफ कहा है कि जांच होगी। हमारी जांच टीम मजाक नहीं है। सच अपने आप सामने आ जाएगा। तुम यही दुआ करो कि तुमने झूठ न बोला हो, वरना परिणाम बहुत बुरे होंगे। जांच टीम का नाम सुनते ही वांग यान के पैर कांपने लगे। उसे याद आया कि अगर उसके पति को भी यह सब पता चला तो उसकी खैर नहीं। इतना सोचकर ही वह घर लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दूसरी ओर मैं जियांग झाओ के पीछे पीछे घर लौट आई। दरवाजा बंद होते ही उन्होंने बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल किया, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह किसका है? मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें ऐसा शक कैसे हो गया। मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, आपका। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा। मेरे चेहरे पर झूठ का कोई निशान नहीं था, लेकिन इससे उनका मन और भी उलझ गया। वह झुंझलाकर अपने बालों में हाथ फेरने लगे। हम दोनों तो तलाक लेने वाले थे और अब अचानक एक बच्चा भी। उनकी
उनके मन में भारी उथल पुथल मची हुई थी। मैं बिना कुछ बोले अंदर कमरे में गई। कुछ देर बाद जब वापस आई तो मेरे हाथ में अस्पताल की जांच रिपोर्ट थी। मैंने उसे जोर से मेज पर रख दिया और कहा, अच्छी तरह देख लीजिए। रिपोर्ट में जांच की तारीख और गर्भावस्था का समय साफ लिखा हुआ था। मैंने दृढ़ स्वर में कहा, अपनी आंखें खोलकर तारीख देखिए, खुद हिसाब लगा लीजिए कि बच्चा आपका है या नहीं। अगर फिर भी भरोसा नहीं है तो हम तलाक ले लेते हैं। मैं इस बच्चे को भी गिरा दूंगी, फिर आपको कभी यह शक नहीं रहेगा कि यह बच्चा आपका था या नहीं। मेरी बात सुनते ही जियांग झाओ घबरा गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि मैंने उनकी बात का गलत मतलब निकाल लिया है। उन्होंने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं, मेरा वह मतलब बिल्कुल नहीं था। लेकिन जितनी जल्दी वह सफाई देने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही ज्यादा उलझते जा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी बात कैसे समझाएं। फिर भी उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़े रखा। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनका बड़ा हाथ मेरे छोटे हाथ को पूरी तरह ढंके हुए था। न जाने क्यों कुछ पल बाद हम दोनों धीरे धीरे शांत हो गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं बस बहुत ज्यादा हैरान था। सच कहूं तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मैंने कभी यह शक नहीं किया कि बच्चा मेरा नहीं है। फिर उन्होंने मेरी ओर देखते हुए पूछा, अब तुम्हारा क्या इरादा है और तुम्हारे उस बचपन के साथी पहले प्यार का क्या होगा? मैंने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, अब मैं आपकी पत्नी हूं। मेरे गर्भ में आपका बच्चा है, इसलिए मैं आपके साथ अच्छी तरह जीवन बिताऊंगी। लेकिन जियांग झाओ के मन में यह विचार आया कि शायद मैं केवल गर्भवती होने की वजह से मजबूर होकर उनके पास आई हूं। उन्होंने फिर पूछा, क्या तुमने यह फैसला अच्छी तरह सोच समझ कर लिया है? मैंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने बात बदलते हुए कहा, आज मैंने आपके बड़े अधिकारी से भी बात कर ली है। अब से मैं यहीं आपके साथ रहूंगी। उन्होंने साफ कह दिया है कि उनकी अनुमति के बिना आप मुझे तलाक नहीं दे सकते। जियांग झाओ ने मुझे जटिल भावों से देखा, फिर केवल एक सवाल पूछा, अगर तुम्हारे पेट में यह बच्चा न होता तो क्या तुम वापस चली जाती? मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई। बहुत सोचा, लेकिन जवाब नहीं दे सकी। मेरी चुप्पी ही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब थी। उनके सीने में फिर से गुस्से की लहर उठी, लेकिन उन्होंने उसे दबा लिया और विषय बदल दिया। अच्छा, आज जो हुआ वह सब विस्तार से बताओ। मैंने सुबह से लेकर अब तक की पूरी घटना उन्हें विस्तार से बता दी। सब सुनने के बाद उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अब तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जांच समिति इस मामले को संभाल लेगी। इतना कहकर उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी नजर अनायास मेरे पेट पर चली गई। थोड़ा असहज होकर उन्होंने पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं? उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मेरा मन भी थोड़ा भारी हो गया। मैंने धीरे से कहा, मैं ठीक हूं। उन्होंने कहा, तो मैं चलता हूं, तुम आराम करना। हम दोनों आंगन के दरवाजे तक साथ आए। मैं कुर्सी पर बैठकर उन्हें चुपचाप देखती रही। वह भी कुछ देर वहीं खड़े रहे। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। आखिरकार जियांग झाओ खुद ही मुड़कर बोले, कुछ खाने का मन है? मैं लौटते समय तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं? मेरा मन थोड़ा हल्का हो गया। मैं मुस्कुराकर बोली, कुछ भी ले आइए, जो भी आप लाएंगे मैं खा लूंगी। उन्होंने कहा, इन 2 दिनों तुम सिर्फ आराम करो। जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं तुम्हें शहर ले जाकर रोजमर्रा की जरूरत का सामान दिला दूंगा। उनके जाने के बाद बड़ा सा आंगन फिर शांत हो गया। मैं बैठी बैठी उनके व्यवहार के बारे में सोचती रही। क्या उन्हें बच्चे पसंद नहीं हैं या फिर उन्हें मैं पसंद नहीं हूं? पतझड़ की हल्की धूप मेरे शरीर पर पड़ रही थी। मुझे आलस सा आने लगा। आखिर मैंने सोचा, इतना सोचने से क्या फायदा? समय के साथ प्यार अपने आप पैदा हो जाएगा। अगर मैं पूरी कोशिश करूंगी तो एक दिन जियांग झाओ भी मुझसे प्यार करने लगेंगे। उधर जियांग झाओ यूनिट पहुंचते ही सीधे अपने वरिष्ठ अधिकारी के दफ्तर में गए। दरवाजा खुलते ही उन्होंने कहा, मैं तलाक नहीं लेना चाहता।
वह अभी भी हल्का सा हाँफ रहे थे। उधर ऊंग झेंग आराम से चाय पीते हुए उन्हें देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस लड़के की जिद कभी नहीं जाएगी। फिर शांत स्वर में बोले, बहुत देर हो चुकी है। मैं तलाक की अर्जी पहले ही मंजूर कर चुका हूं। अब तक वह ऊपर वाले कार्यालय पहुंच भी गई होगी। जियांग झाओ के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत फोन उठाया। उस समय पूरे परिसर में केवल बड़े अधिकारी के दफ्तर में ही टेलीफोन था। उन्होंने जल्दी से नंबर मिलाया। ऊंग झेंग डांटते हुए बोले, जरा भी नियम कायदा नहीं है तुम्हें। लेकिन उन्होंने उन्हें रोका भी नहीं। जियांग झाओ ने फोन पर कहा, हेलो, मैं 0918 क्षेत्र का कमांडर बोल रहा हूं। कृपया मेरी तलाक की अर्जी वापस ले लीजिए। कुछ देर बाद उन्होंने राहत की सांस ली। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। फोन रखने के बाद वह ऊंग झेंग की ओर देखने लगे। ऊंग झेंग मुस्कुराते हुए बोले, अब समझ आया? मैंने पहले ही कहा था कि अच्छी तरह सोच लो, लेकिन तुम जिद्दी बैल की तरह किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थे। अब जाकर घबराहट हो रही है। जियांग झाओ जानते थे कि गलती उनकी ही थी। उन्होंने बिना बहस किए चुपचाप अपनी गलती स्वीकार कर ली। ऊंग झेंग ने चाय का एक घूंट लिया और बोले, कुछ दिनों में अपनी पत्नी को मेरी पत्नी से मिलवा देना। वह काफी समय से उससे मिलना चाहती है। जियांग झाओ ने कहा, कुछ दिन बाद ले आऊंगा। वह लंबा सफर करके आई है, पहले उसे कुछ दिन आराम करने दीजिए। ऊंग झेंग मुस्कुरा दिए। लगता है अब सचमुच तलाक लेने का इरादा नहीं रहा। जियांग झाओ थोड़ा असहज होकर मुस्कुरा दिए। दोपहर को जब जियांग झाओ घर लौटे तो पूरा घर बदला हुआ था। आंगन में कल धूप में डाले गए सारे कंबल ठीक से फैले हुए थे। जमीन पर पड़े सूखे पत्ते और घास पूरी तरह साफ कर दिए गए थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, आप आ गए? उन्होंने तुरंत कहा, यह सारे काम मुझे करने देना चाहिए था। तुम्हारी हालत में यह सब करना ठीक नहीं है। आगे से जो भी करना हो मुझे बता देना। तुम बस आराम करो। मैं मुस्कुराकर बोली, चिंता मत कीजिए, मैंने ध्यान रखा था। इतना काम करने से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैं पत्थर की बेंच पर बैठ गई और उन्होंने लाया हुआ टिफिन खोला। अंदर स्वादिष्ट ब्रेस्ट पोर्क, तेल में पकी झींगा, हरी सब्जी और गरम गरम चावल थे। उसकी खुशबू से ही मुंह में पानी आ गया। मेरी आंखें भर आईं। घर में रहते हुए कभी इतना अच्छा खाना मेरे हिस्से में नहीं आया था। मैंने उनकी ओर देखा। आप नहीं खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं पहले ही खा चुका हूं, तुम खाओ। मैं खुशी खुशी चावल के साथ ब्रेस्ट पोर्क खाने लगी। बगल में जियांग झाओ अपने कपड़े धो रहे थे। पेट स्वादिष्ट खाने से भर गया और दिल भी गर्माहट से भर उठा। मैंने मन ही मन सोचा, अगर जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहे तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। खाना खाते खाते उन्होंने कहा, उस औरत का नाम वांग यान है। जांच समिति उसके मामले की जांच कर रही है। शायद 2-3 दिनों में नतीजा आ जाएगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे अपनी हरकतों की कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। फिर उन्हें कुछ याद आया। और हां, मेरे बड़े अधिकारी की पत्नी तुमसे मिलना चाहती हैं। मैंने उनसे कहा है कि पहले तुम कुछ दिन आराम कर लो। मैंने पूछा, वह कौन है? उन्होंने जवाब दिया, वह हमारे बड़े अधिकारी की पत्नी है। बहुत ही सौम्य और दयालु स्वभाव की महिला है। मैंने संकोच से कहा, क्या उनसे मिलना ठीक रहेगा? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इसमें गलत क्या है? वे ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगी। इतना कहकर जियांग झाओ ने हाथ पोंछे और पत्थर की मेज की ओर बढ़े। उन्होंने एक बार फिर मेरी ओर देखा और उनकी नजर अनायास मेरे पेट पर ठहर गई। उन्होंने थोड़ी चिंता के साथ पूछा, सब ठीक है ना? मैंने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिला दिया। पिछली जांच को पहले ही 2 हफ्ते हो चुके थे। इतना लंबा और थकाऊ सफर करने के बाद सचमुच दोबारा जांच करवा लेना चाहिए। जियांग झाओ की नजर उस एल्यूमिनियम के टिफिन पर पड़ी जिसे मैं पूरी तरह साफ कर चुकी थी। उन्होंने हल्की सी भौं उठाई। इतनी छोटी सी लड़की और इतना सारा खाना खा गई। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि मेरे पेट में उनका बच्चा भी है। ज्यादा खाना तो स्वाभाविक ही है। उन्होंने पूछा, पेट भर गया? कुछ फल ला कर दूं? मैंने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं,
इतना खाना खाकर ही पेट भर गया है, अब तो थोड़ा भारी सा लग रहा है। इस समय फल तो दूर, अगर कोई महंगा से महंगा व्यंजन भी सामने रख देता तब भी मैं नहीं खा पाती। जियांग झाओ झुककर टिफिन उठाने लगे। तभी उनकी नजर अनायास मेरे गोरे और मुलायम गालों पर पड़ी। एक पल के लिए वह थोड़ा झेंप गए। उन्होंने तुरंत अपनी नजर दूसरी तरफ फेर ली और बोले, फिलहाल ऐसे ही खाना खा लिया करो। मेस का खाना हमेशा ऐसा ही होता है। अगर पसंद न आए या आदत न पड़े तो घर पर खुद भी खाना बना सकती हो। बस पहले बर्तन भांडे खरीदने होंगे। वैसे शहर के सरकारी होटल का खाना बहुत अच्छा होता है। किसी दिन तुम्हें वहां ले चलूंगा। मैंने संकोच से पूछा, उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे ना? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इतने पैसे तो मेरे पास हैं। फिर उन्होंने टिफिन धोया और वापस आ गए। मैं उनकी जाती हुई पीठ को देखती रही। मेरा दिल मिठास से भर गया। मैंने मन ही मन तय कर लिया, अब मैं उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखूंगी। मैं कुछ देर अकेली धूप सेंकती रही। साथ ही मन सोचने लगी कि इस आंगन में और कौन कौन सी चीजें जोड़नी चाहिए। सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। शाम को जियांग झाओ जल्दी घर लौट आए। रात के खाने में आलू के साथ पका हुआ बीफ, भुनी हुई मूंग की अंकुरित दाल, तला हुआ टोफू और साथ में मीटबॉल सूप था। हम दोनों चुपचाप आंगन में बैठकर खाना खाने लगे। जियांग झाओ की नजर बार बार मेरी ओर चली जाती थी। उन्होंने देखा कि मैंने चावल मुश्किल से कुछ ही कौर खाए हैं। उन्होंने पूछा, क्या खाना पसंद नहीं आया? आज इतना कम क्यों खा रही हो? मैंने सिर हिलाकर कहा, ऐसी बात नहीं है, दोपहर में बहुत ज्यादा खा लिया था, अभी तक भूख नहीं लगी। जियांग झाओ कुछ और पूछने ही वाले थे कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कुछ पल तक बाहर सन्नाटा रहा। फिर एक आदमी की आवाज आई, कमांडर जियांग, मैं पड़ोस में रहने वाला वांग लियंजुन हूं। जियांग झाओ ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी वांग टीम लीडर को नहीं जानता, लेकिन मैं बगल में बैठी हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं जानती हूं। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि वांग यान का पति वांग लियंजुन खड़ा था। वांग लियंजुन अपने काम में व्यस्त था कि अचानक जांच समिति ने उसे पूछताछ के लिए बुला लिया। तभी उसे पता चला कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी ने कमांडर की पत्नी से झगड़ा कर लिया था और अब मामला जांच तक पहुंच चुका था। यह सुनकर उसका सिर दर्द से फटने लगा। उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी ने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। जियांग झाओ ने दरवाजा खोला। सामने वांग लियंजुन खड़ा था। उसके चेहरे पर जबरन ओढ़ी हुई मुस्कान थी। उसके पीछे सिर झुकाए चुपचाप वांग यान खड़ी थी। जियांग झाओ का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। दूसरी ओर वांग लियंजुन पर इतना दबाव था कि उसके माथे और नाक पर पसीना छलक आया। उसने आदर से कहा, कमांडर जियांग, मैं जुआ विरोधी दस्ते का टीम लीडर वांग लियंजुन हूं। यह मेरी पत्नी वांग यान है। आज जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे सब पता चल गया है। मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। इसीलिए मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर आपसे और कॉमरेड लिन से माफी मांगने आया हूं। उम्मीद है कि आप बड़े दिल से हमारी गलती माफ कर देंगे। जियांग झाओ ने दोनों की ओर एक नजर डाली, खासतौर पर सिर झुकाए खड़ी वांग यान की तरफ। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं इस घटना का पीड़ित नहीं हूं। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जियांग झाओ इतना कहकर मुड़े और आंगन के अंदर चले गए। वांग लियंजुन उनकी बात का मतलब समझ गया। उसने अपनी पत्नी को हल्का सा आगे धक्का दिया और दोनों उनके पीछे आंगन में आ गए। मैं अब भी पत्थर की बेंच पर शांत बैठी हुई उन्हें देख रही थी। जियांग झाओ मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने चुपचाप अपने लिए खाना परोसना शुरू कर दिया और एक शब्द भी नहीं बोले। वांग लियंजुन ने मेरी ओर देखते हुए फिर वही बात दोहराई, कॉमरेड लिन, आज जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। मैंने पहले सिर झुकाए खड़ी वांग यान को देखा, फिर अपराध बोध से भरे वांग लियंजुन की ओर देखा। मैंने शांत स्वर में कहा, टीम लीडर वांग, गलती आपकी नहीं थी, इसलिए माफी मांगने वाले भी आप नहीं होने चाहिए। वांग लियंजुन ने तुरंत सिर हिलाया और अपनी पत्नी को हल्का सा धक्का देकर आगे किया।
वांग यान ने अनमने ढंग से कहा। कॉमरेड लिन, मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। शुरू में मेरा इरादा बात यहीं खत्म कर देने का था, लेकिन जब मैंने उसके चेहरे पर वह बनावटी माफी देखी तो समझ गई कि उसे अपनी गलती का जरा भी पछतावा नहीं है। न उसने अपनी गलती स्वीकार की थी और न ही उसे कोई शर्म थी। मेरे मन की नरमी तुरंत गायब हो गई। मैंने दृढ़ स्वर में कहा, कॉमरेड वांग, मैं आपकी पत्नी की माफी स्वीकार नहीं करती। अब आप लोग जा सकते हैं। यह सुनते ही वांग यान का चेहरा अकड़ गया। वह नाराज होकर बोली, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम जानबूझकर हमें परेशान कर रही हो? वांग लियंजुन ने जल्दी से उसे पीछे खींच लिया, फिर मेरी ओर देखकर बोला, कॉमरेड लिन, कृपया नाराज मत होइए। श्याओ यान का स्वभाव ऐसा ही है। वह जो सोचती है वही सीधे कह देती है। उसकी जुबान थोड़ी कड़वी है, लेकिन दिल से वह बुरी नहीं है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या आप उसे एक मौका नहीं दे सकती? तभी जियांग झाओ बीच में बोले, आप लोग वापस जाइए। फिर उन्होंने वांग लियंजुन की ओर देखते हुए कहा, टीम लीडर वांग, मैं पहले भी कह चुका हूं, इस मामले का फैसला नियमों के अनुसार ही होगा। हम दोनों की पहचान ऐसी है कि हमारा बीच में आना ठीक नहीं होगा, इसलिए यह मामला जांच समिति ही देखेगी। वांग लियंजुन ने बेबस होकर लंबी सांस ली। आपको परेशान किया, हम चलते हैं। वह अपनी अब भी नाराज पत्नी को लेकर वापस चला गया। उनके जाते ही मेरा दिल गर्माहट से भर गया। मैंने मुस्कुराकर जियांग झाओ से कहा, धन्यवाद। वह बर्तन समेटते हुए बोले, मैं कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। अगर इस बार गलती तुम्हारी होती तो मैं तब भी जांच समिति से निष्पक्ष जांच करवाता। जिससे गलती होती है उसे अपनी गलती सुधारनी चाहिए। डरने की कोई बात नहीं। डरने की बात तब है जब इंसान गलती मानने से ही इनकार कर दे। लेकिन इस बार हमारी कोई गलती नहीं है, इसलिए सच सामने आना चाहिए और तुम्हारा नाम साफ होना चाहिए। सिर्फ घर आकर माफी मांग लेने से बात खत्म नहीं हो जाती। अगर हर कोई ऐसा करने लगे तो इस आवास में रहने वाले लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, फिर भी धन्यवाद। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं, तुम आराम करो, मैं अब चलता हूं। मैं चौंक गई। आप कहां जा रहे हैं? यहीं नहीं रुकेंगे? उन्होंने सहज स्वर में कहा, तुम्हारे आने से पहले मैं ज्यादातर छात्रावास में ही रहता था। घर में सिर्फ एक ही रजाई है। मैं उनकी बात का मतलब समझ नहीं पाई। मैंने मासूमियत से कहा, एक ही रजाई है तो क्या हुआ? क्या हम दोनों को अलग अलग रजाई ओढ़नी चाहिए? मेरी बात सुनकर जियांग झाओ थोड़ा झेंप गए। उन्होंने टिफिन का ढक्कन थपथपाया और बोले, मेरा मतलब है अगर एक ही रजाई है तो हमें एक ही बिस्तर पर साथ सोना पड़ेगा। अब जाकर मुझे उनकी बात समझ आई। मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। जियांग झाओ भी थोड़े असहज होकर बोले, तो मैं चलता हूं, तुम जल्दी आराम कर लेना। कल सुबह मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। तभी मुझे याद आया, कल मेरी गर्भावस्था की जांच भी करानी थी। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद मैं और जियांग झाओ साथ साथ पैदल सेना के अस्पताल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कहा, शुरू में मेरा विचार था कि तुम्हारे लिए एक साइकिल उधार ले लूं, लेकिन फिर सोचा कि तुम अभी अभी यहां आई हो, काफी समय नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़ा टहला दूं ताकि तुम यहां के माहौल से परिचित हो जाओ। पतझड़ की सुबह की धूप हम दोनों पर पड़ रही थी। एक सुंदर जोड़ा साथ साथ चल रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से सबका ध्यान आकर्षित हो रहा था। कॉलोनी में रहने वाले कई परिवार खिड़कियों और दरवाजों से झांककर हमें देख रहे थे। कोई बात नहीं, सुबह थोड़ा चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी और खुद को रोक नहीं पाई। एक बार जम्हाई ले ली। तभी कुछ वर्दी पहने जवान सुबह दौड़ लगाते हुए हमारी ओर आए। जब वे तियांग झाओ के पास पहुंचे तो उन्होंने विशेष रूप से रुककर उन्हें सलाम किया। तियांग झाओ ने उन छोटे लड़कों को देखा जिनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी निगाहें लगातार मुझ पर टिकी हुई थीं। यह देखकर उसके मन में गुस्सा भर गया। उसने ठंडे चेहरे से हल्की आवाज में कहा, हूं,
फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर चलने की गति तेज कर दी। अस्पताल ज्यादा दूर नहीं था। लगभग 10 मिनट में हम वहां पहुंच गए। लेकिन पता नहीं क्यों सुबह सुबह ही तियांग झाओ के कई सहकर्मी रास्ते में मिल गए और सभी ने आकर अभिवादन किया। तियांग झाओ इतना परेशान हो गया कि उसे हंसी आने लगी। उसे समझ नहीं आया कि खबर इतनी जल्दी कैसे फैल गई। सैन्य अस्पताल का गेट खुला हुआ था और सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। तुम यहां थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अंदर जाकर पूछता हूं कि गर्भ जांच की प्रक्रिया क्या है। सब पता करके तुम्हें बुला लूंगा। तियांग झाओ ने यह कहा और चारों तरफ देखा। फिर वह कुछ कदम दूर बने एक छोटे से तंबू के पास गया और वहां किसी से कुछ बातें की। जब वह वापस आया तो उसके हाथ में एक कुर्सी थी। उसने कुर्सी को ऐसी जगह रखा जहां किसी को परेशानी ना हो। पहले बैठ जाओ, मैं अभी आता हूं, मैं मुस्कुराते हुए बोली। मैं कोई बच्ची नहीं हूं, आप जल्दी जाइए, मैं यहीं इंतजार करूंगी। तियांग झाओ ने जाने से पहले एक बार फिर मेरी तरफ देखा और फिर चला गया। मेरे दिल में एक अजीब सी मिठास महसूस हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाहर से इतना ठंडा और सख्त दिखने वाला आदमी अंदर से इतना ध्यान रखने वाला होगा। इन कुछ दिनों में उसके साथ रहते हुए मैं पूरी तरह महसूस कर सकती थी कि वह कितना अलग इंसान है। मुझे समझ नहीं आता कि पहले मुझे वह बिल्कुल पसंद क्यों नहीं था। मैं बोर होकर बैठी थी। तभी मेरी नजर बगल में लगे तंबू पर लिखे बड़े बड़े शब्दों पर पड़ी। निरक्षरता दूर करो और शिक्षित बनो, नए ग्रामीण निर्माण में योगदान दो, संस्कृति सीखो, हर दिन आगे बढ़ो, मेहनत करो। पहले जब मैं घर पर थी और अंडे खरीदने के लिए जिले में जाती थी तभी ऐसे पोस्टर देखती थी। गांव में ऐसा कुछ नहीं होता था। मुझे हमेशा से पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। प्राथमिक स्कूल खत्म करने के बाद मैंने कुछ अक्षर सीख लिए थे और तभी से किताबें पढ़ने में मेरी रुचि बढ़ गई थी। कभी कभी जब मैं काम से जिले में जाती थी तो लोगों के फेंके हुए पुराने अखबार उठाकर पढ़ती थी या फिर अपनी बड़ी बहन की किताबें पढ़ती थी। लेकिन जब मेरी बहन को पता चला तो वह जानबूझकर मुझे परेशान करने लगी और कभी किताबें नहीं देती थी। पुरानी बातें याद करके मैंने हल्की सी सांस छोड़ी, फिर उठकर पास वाले तंबू की ओर चली गई और मेज पर रखी एक किताब उठाकर पढ़ने लगी। अभी मुझे पढ़ते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था कि पास बैठी एक छोटी बच्ची हंसते हुए बोली, दीदी आपको पढ़ना लिखना इतना पसंद है तो आप हमारे साक्षरता वर्ग में शामिल हो सकती हैं। अब सभी को ज्ञान सीखना चाहिए, क्या आप अपना नाम लिखवाना चाहेंगी? उस छोटी लड़की ने 2 चोटियां बना रखी थीं। मुस्कुराने पर उसके छोटे छोटे दांत दिखाई दे रहे थे। मैंने पूछा, इसके लिए कितने पैसे देने होंगे? लड़की ने आश्चर्य से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। परिवार कॉलोनी का साक्षरता वर्ग बिल्कुल मुफ्त है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। आपको पता नहीं था? मैंने सिर हिलाया। मैं अभी अभी यहां आई हूं, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। नमस्ते दीदी, मेरा नाम झो जियादी है। मैं आपको समझाती हूं। साक्षरता कक्षा पूरी तरह मुफ्त है, लेकिन पढ़ने के लिए किताबें, शब्दकोश जैसी चीजें आपको खुद तैयार करनी होंगी। अगर आपके पास नहीं है तो पहले उधार भी ले सकती हैं। चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। उस लड़की ने मुझे एक फॉर्म दिया। मैं अभी भी इस बात से हैरान थी कि पढ़ाई मुफ्त थी। दीदी, यहां अपना नाम और थोड़ी जानकारी भर दीजिए। जब कक्षा शुरू होगी तब आकर पढ़ना। अब वैसे भी ज्यादा लोग अनपढ़ नहीं हैं। हम जैसे परिवार के लोगों को तो और भी पीछे नहीं रहना चाहिए। मैं थोड़ी झिझकी। पढ़ने की इच्छा तो थी, लेकिन मुझे पूरी जानकारी नहीं थी। दीदी प्लीज, आपकी शक्ल इतनी अच्छी है, आपका दिल भी जरूर अच्छा होगा। आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, मेरी मदद कर दीजिए। झो जियादी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे मासूमियत से देखा। मैं उसका आग्रह देखकर थोड़ा नरम पड़ने लगी। तभी पीछे से एक पुरुष की आवाज आई, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? झो जियादी का चेहरा तुरंत बदल गया। उसके मन में आया, अब तो मुश्किल हो गई।
वह मुझे साक्षरता कक्षा में शामिल होने के लिए मना रही थी और कह रही थी कि इससे ज्ञान सीखा जा सकता है। लेकिन अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसमें शामिल न हों। आप घर पर खाली समय में भी कुछ नहीं करती। हो सकता है आगे चलकर आपका मन फिर पढ़ाई करने का हो। इसे अभी अपने पास रख लीजिए, बाद में मौका मिले तो आ जाना। जोजिया दी ने जल्दी से सिर हिला दिया। दोनों लोगों को जाते हुए देखकर वह खुद से बुदबुदाई, दिखने में तो सच में बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्वभाव कितना ठंडा है। पता नहीं उनकी पत्नी उन्हें कैसे सहन करती होगी। अस्पताल में तियांग झाओ ने पर्ची लेने और लाइन में लगने की जिम्मेदारी संभाली, जबकि मैं चुपचाप इंतजार करती रही। बगल की कुर्सियों पर कुछ गर्भवती महिलाएं बैठी थीं, जिनके पेट काफी बड़े हो चुके थे। मैंने लाइन में खड़े लंबे और ऊंचे कद वाले तियांग झाओ को देखा और अनजाने में अपने अभी तक न दिखने वाले पेट पर हाथ रख लिया। इस बार मैंने गलत चुनाव नहीं किया है। अब वह सपना दोबारा नहीं होगा। पर्ची लेने के बाद हम दोनों कुर्सी पर बैठकर चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करने लगे। दोपहर के समय अस्पताल में काफी भीड़ थी। छोटी नर्स ने हमारी तरफ आवाज लगाई और हम दोनों अंदर चले गए। डॉक्टर ने जांच की रिपोर्ट हाथ में लेते हुए कहा, बच्चे का विकास सामान्य है, लेकिन गर्भवती महिला का शरीर थोड़ा कमजोर और पोषण की कमी वाला है। आपको खून बढ़ाने वाले और पौष्टिक भोजन ज्यादा खाने चाहिए। आपका शरीर अभी काफी कमजोर है। आगे चलकर जब बच्चा तेजी से बढ़ेगा तो अगर शरीर साथ नहीं देगा तो आपको काफी परेशानी होगी। डॉक्टर ने कुछ और सावधानियां भी बताईं। हम दोनों ध्यान से सुनते रहे। जब हम जाने वाले थे तो डॉक्टर ने तियांग झाओ के मजबूत शरीर को देखकर कहा, अभी गर्भ के शुरुआती महीने हैं। आप दोनों जवान हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें और खुद पर नियंत्रण रखें। मैं तुरंत समझ गई और जल्दी से सिर हिला दिया, लेकिन तियांग झाओ पूरी तरह उलझ गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह कुछ समझ ही नहीं पाया हो। नियंत्रण? किस चीज का? वह मन ही मन सोच रहा था। डॉक्टर ने बात समझाते हुए कहा, अगर कोई समस्या है तो खुलकर पूछिए और हमारी सलाह का पालन कीजिए। कारण समझते ही तियांग झाओ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद डॉक्टर वांग। उसने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी से बाहर ले गया। जैसे ही हम कमरे से बाहर निकले, सामने सफेद कोट पहने एक महिला डॉक्टर आ गई। उसकी आंखों में अचानक हैरानी दिखाई दी। कॉमरेड तियांग, आप यहां कैसे? आपकी तबीयत तो ठीक है? वह पूछते पूछते अचानक रुक गई। एक इतने मजबूत पुरुष का स्त्री रोग विभाग में क्या काम हो सकता है? तियांग झाओ ने शांत स्वर में कहा, मैं अपनी पत्नी को गर्भ जांच के लिए लेकर आया हूं। उसकी बात सुनकर ही शूथुक नाम ने देखा कि उसके साथ एक महिला भी खड़ी है। वह महिला बहुत सुंदर थी। चेहरे के नैन नक्श बेहद नाजुक थे और उसका एक हाथ तियांग झाओ के बड़े हाथ में था। वह बहुत शांत और आज्ञाकारी लग रही थी। यह आपकी पत्नी है? हां, मैंने मुस्कुराकर कहा। नमस्ते, मैं लिनथम हूं। नमस्ते, मैं शुथुक नाम हूं। मैं तियांग झाओ की दोस्त हूं। तियांग झाओ नहीं चाहता था कि लिनथम और शुथुक नाम ज्यादा बातचीत करें। आखिरकार पत्नी और पुराने शादी के रिश्ते के उम्मीदवार के बीच बात करने जैसा क्या था? उसने तुरंत कहा, कॉमरेड शू, आप व्यस्त होंगी, हम चलते हैं। दोनों वहां से निकल गए। जब वे पास से गुजरे तो शूथुक नाम ने तियांग झाओ को कहते सुना, तुम क्या खाना चाहती हो? आज कैंटीन में नहीं खाएंगे? बाद में तुम्हें शहर के अच्छे रेस्तरां में ले चलता हूं। यह सुनकर शूथुक नाम लगभग पागल हो गई। उसने तो कहा था कि वह तलाक लेना चाहता है, फिर अब बच्चा भी कैसे हो गया? उसी समय किसी ने पीछे से आवाज लगाई, छोटी हुस, आप यहां कैसे? अभी जो पति पत्नी आपसे बात कर रहे थे, वे कहां गए? वे ये कागज भूल गए हैं। उसने कागज उठाया। ऊपर लिखा था, साक्षरता कक्षा में प्रवेश आवेदन पत्र। उसे देखकर वह थोड़ी देर के लिए रुक गई। फिर उसके मन में एक श्रेष्ठता की भावना आ गई। लिनथम तो अनपढ़ है, वह सिर्फ अपनी सुंदरता के सहारे तियांग झाओ तक पहुंच गई है। आखिर वह तो गांव की एक साधारण महिला ही है। वह आवेदन पत्र लेकर जल्दी जल्दी मुख्य गेट की ओर चल पड़ी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी।
उसे लगा कि अब उसे लिनथम से ऊपर होने का मौका मिल गया है। इधर दोनों घर जाने से पहले इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या खाना चाहिए। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, त्यांग झाओ, आप अपना सामान भूल गए। मैंने अनजाने में त्यांग झाओ के हाथ में मौजूद बैग की तरफ देखा। ओह, यह तो मेरा आवेदन पत्र है। धन्यवाद डॉक्टर, शायद मैं गलती से अंदर छोड़ आई थी। शुथुक नाम ने कागज वापस देते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में मुझे एक पल के लिए व्यंग्य दिखाई दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कॉमरेड लिन पढ़ाई को इतना पसंद करती हैं। आप तो साक्षरता कक्षा में भी शामिल होना चाहती हैं। संयोग से मैं सप्ताहांत में उसी साक्षरता कक्षा की शिक्षिका हूं और छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। कॉमरेड लिन, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो मुझसे जरूर पूछिएगा। उसके शब्दों का मतलब साफ था। वह खुद को कॉलेज की पढ़ी लिखी महिला और मुझे अनपढ़ साबित करना चाहती थी। लेकिन मैंने तुरंत उसकी मेरे प्रति दुश्मनी का कारण समझ लिया। यह सब उसी आवेदन पत्र की वजह से था। मैंने जोर से हाथ खींचा और अपना आवेदन पत्र वापस ले लिया। मैं अभी तय नहीं कर पाई हूं कि मैं जाऊंगी या नहीं। त्यांग झाओ ने कहा है कि मैं गर्भवती हूं, इसलिए पहले सोच लूं। फिर मैंने त्यांग झाओ की ओर देखा और उसे एक हल्की मुस्कान दी। त्यांग झाओ ने मेरी मुस्कुराती आंखों को देखा तो उसका चेहरा भी अनजाने में नरम पड़ गया। फिर उसने कुछ सोचकर शू थुक नाम से पूछा, डॉक्टर शू, मेरी पत्नी अभी शुरुआती गर्भावस्था में है। क्या वह साक्षरता कक्षा में शामिल हो सकती है? क्या इससे उस पर ज्यादा दबाव पड़ेगा? यह सुनकर शू थुक नाम ने अपने दांत भींच लिए, खासकर जब उसने त्यांग झाओ को मेरे प्रति इतना नरम व्यवहार करते देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने अंदर के गुस्से को दबाते हुए कहा, कोई समस्या नहीं है, बल्कि थोड़ा चलना फिरना अच्छा होता है। अगर हमेशा बिस्तर पर आराम किया जाए तो बाद में बच्चे के जन्म के समय ज्यादा परेशानी हो सकती है। उसने आधा सच और आधा झूठ मिलाकर बात कही। जाने से पहले उसने फिर कहा, कॉमरेड लिन, मैं साक्षरता कक्षा में आपका इंतजार करूंगी। दोनों वापस घर लौट आए। त्यांग झाओ ने धीरे से कहा, तो फिर ठीक है, अभी समय है, मैं एक बार यूनिट होकर आता हूं, तुम पहले आराम करो। त्यांग झाओ मुड़कर वहां से चला गया। उस समय दोपहर का समय था। मैंने अपने हाथों को देखा, एक बार जम्हाई ली और फिर वापस कमरे में जाकर सो गई। लेकिन रात हो जाने के बाद भी त्यांग झाओ वापस नहीं आया। रात का खाना एक अनजान आदमी लेकर आया। उसने हरे रंग की सैन्य वर्दी पहन रखी थी और वह बिल्कुल सीधा खड़ा था। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि उसके हाथ में 2 खाने के डिब्बे थे। उसने कहा, कॉमरेड, कमांडर त्यांग ने कहा है कि आज रात उनका कुछ काम है। उन्होंने कहा है कि आप पहले खाना खा लें और जल्दी आराम कर लें। उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा, क्या उन्होंने बताया कि वह कब तक आएंगे? उसने जवाब दिया, हाल ही में कमांडर कुछ समय के लिए बहुत व्यस्त रहेंगे, इसके बारे में ज्यादा जानकारी बताना संभव नहीं है। मैंने समझदारी दिखाते हुए सिर हिलाया, उसका धन्यवाद किया और खाने के डिब्बे ले लिए। वह सैनिक जल्दी से मेरी ओर एक नजर देखकर चला गया। खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर आंगन में टहल लिया, फिर जल्दी से नहाकर बिस्तर पर लेट गई। त्यांग झाओ लगभग रात के 12 बजे घर लौटा। उसके आते ही कमरे का शांत माहौल बदल गया। उसने तेल का दीपक जलाया और कमरे में आया। उसने देखा कि मैं गहरी नींद में सो रही थी। गर्भावस्था के लक्षण शुरू होने के बाद से मेरी नींद पहले जैसी नहीं रही थी। कभी कभी मुझे उल्टी जैसा महसूस होता था और रात में कई बार नींद खुल जाती थी। नींद और जागने के बीच मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई गर्माहट है। मैंने अनजाने में अपना हाथ पीछे किया और एक गर्म शरीर को छू लिया। मेरा दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा और नींद पूरी तरह गायब हो गई। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास लेटा हुआ व्यक्ति त्यांग झाओ है, तब जाकर मेरा धड़कता हुआ दिल धीरे धीरे शांत हुआ। मैंने अपने ऊपर चादर खींच ली और चांदनी की हल्की रोशनी में अपने पास सो रहे आदमी को देखने लगी। उसकी सांसें शांत और नियमित थीं। सोने का तरीका भी बहुत व्यवस्थित था। धुंधली रोशनी में उसके चेहरे की साइड प्रोफाइल
बेहद सुंदर लग रही थी। सोते हुए भी उसके चेहरे पर एक ठंडा और गंभीर भाव था, जैसे कोई आसानी से उसके करीब नहीं आ सकता। मैंने सोचा शायद भविष्य में मुझे उसके साथ ऐसी बहुत सारी रातें बितानी होंगी। अनजाने में मैं थोड़ा और उसके करीब खिसक गई। जब मैंने देखा कि वह नहीं जागा तो मैंने आंखें बंद कर लीं और फिर सो गई। अगली सुबह जल्दी उठने पर बिस्तर पर उस आदमी का कोई निशान नहीं था। मैं उठी, अपना काम खत्म किया और तभी वह आदमी खाना लेकर घर आ गया। तियांग झाओ ने खाने के डिब्बे एक एक करके खोले और उन्हें व्यवस्थित तरीके से बैठक के मेज पर रख दिया। आज भाप वाले बन नहीं थे, उनकी जगह चावल, सब्जियां और कुछ पेस्ट्री जैसी चीजें थीं। मैंने चेहरा साफ किया और पास रखी मॉइस्चराइजर क्रीम निकालकर लगा ली। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं कुछ भी खा सकती हूं। जब तक मैं तैयार होकर मेज पर बैठी, तियांग झाओ ने मेरे लिए चॉपस्टिक आगे कर दी। हम दोनों ने खाना शुरू किया। अचानक खाते खाते रेडियो से खरखराहट की आवाज आई। फिर घोषणा हुई, सभी लोग शाम की सभा के लिए हॉल में आएं, वहां सभी की उपस्थिति जरूरी है। आवाज खत्म होते ही लाउडस्पीकर से कॉलोनी के सभी लोगों के लिए सूचना प्रसारित होने लगी कि थोड़ी देर बाद सभी लोग हॉल में इकट्ठा हों। मुझे वांग यान के माफी मांगने की बात याद आई और मेरे दिल में थोड़ी खुशी महसूस हुई। मैंने 2-4 निवाले और खा लिए। जब तियांग झाओ मुझे लेकर बड़े हॉल में पहुंचा तो अंदर पहले से ही काफी भीड़ जमा थी। कई लोगों ने तियांग झाओ को देखते ही खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उनकी नजरें बार बार अनजाने में मेरी तरफ आ रही थीं। हालांकि मैं इन लोगों को नहीं जानती थी, लेकिन शिष्टाचार के कारण जो भी लोग मुझसे मिलने आए, मैंने हमेशा मुस्कुराकर उनका जवाब दिया। एक सुंदर पुरुष और महिला जब साथ खड़े थे तो स्वाभाविक रूप से हॉल में मौजूद आधे से ज्यादा लोगों का ध्यान उनकी ओर चला गया। सभा शुरू होने से पहले तियांग झाओ मुझे आगे की तरफ ले गया और तीसरी पंक्ति के पास बैठाया। उसने धीरे से कहा, यहां लोग ज्यादा हैं, इसलिए थोड़ी भीड़ और शोर रहेगा। अगर तुम्हें जरा भी असहज महसूस हो तो तुरंत मुझे बताना। लोग लगातार आकर सम्मान के साथ तियांग झाओ से बात कर रहे थे। यह पहली बार था जब मुझे तियांग झाओ की असली स्थिति और सम्मान का एहसास हुआ। मेरे मन में अचानक थोड़ा पछतावा आया। क्या मुझे सिर्फ इस छोटी सी बात को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए था? क्या मेरी वजह से तियांग झाओ को यहां सबके सामने आना पड़ा? लेकिन मेरे पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। सभा शुरू होने वाली थी। मंच पर मौजूद कर्मचारी ने माइक्रोफोन उठाया और बोलना शुरू किया। जैसे ही वांग यान का नाम लिया गया, पूरे हॉल में लोग आपस में फुसफुसाने लगे और हर कोई वांग यान को ढूंढने लगा। हल्की हल्की आवाजों में लोगों की बातचीत से वांग लियांजुन का नाम भी सुनाई दे रहा था। वांग यान और वांग लियांजुन दोनों शर्म से सिर झुकाए बैठे थे, किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। खासकर वांग लियांजुन को ऐसा लग रहा था जैसे उसे सबके सामने बेइज्जत करके मजाक बना दिया गया हो। जब वांग यान की बारी आई कि वह मंच पर जाकर अपनी गलती स्वीकार करे, तो उसने नीचे बैठे लोगों के चेहरों को देखा और अचानक घबरा गई। यह उसके बचपन का स्कूल नहीं था। सामने की पंक्ति में बैठे लोग सैन्य वर्दी पहने हुए थे। उनके चेहरे गंभीर और सख्त थे। डर के कारण उसके पैर तक कांपने लगे। वह अपनी माफी वाली रिपोर्ट पढ़ते हुए रोने लगी। मैं कॉमरेड लिन शेन से माफी मांगती हूं। मुझे उन्हें फॉक्स स्पिरिट, चालाक औरत नहीं कहना चाहिए था। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। नीचे बैठे तियांग झाओ ने यह सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वांग यान के अपनी गलती स्वीकार करने के बाद कर्मचारी ने कुछ और सामान्य बातें कहीं। हमें अपनी सोच सुधारनी चाहिए। ज्ञान ही असली संपत्ति है। सीखने में कोई शर्म नहीं है। सबसे शर्म की बात यह है कि कुछ न जानते हुए भी खुद को जानकार दिखाना। अब हम साक्षरता कक्षा के प्रवेश प्रतिनिधि को मंच पर बुलाना चाहते हैं, जो कुछ शब्द कहेंगे। होस्ट हुआ लुओ 2 लड़कियों को लेकर मंच पर आई। मैंने ध्यान से देखा तो उनमें से एक झू जियादी थी और दूसरी शुनान। क्योंकि मैं काफी पास बैठी थी, मेरी और झू जियादी की नजरें अचानक मिल गईं। उस छोटी लड़की ने शरारत से मुझे आंख मारी। मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। झू जियादी ने हमेशा की तरह
साक्षरता कक्षा में दाखिले के बारे में कुछ बातें कहीं। इसके बाद शूशुनान की बारी आई। अपना भाषण खत्म करने के बाद शूशुनान की नजर तीसरी पंक्ति में बैठे उस आदमी पर गई और वह खुद को रोक नहीं पाई। जब उसकी नजर लिनशेन पर पड़ी तो उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। सभी लोग कमांडर तियांग झाओ की पत्नी से सीखें। हालांकि वह अभी गर्भवती हैं, लेकिन उनमें सीखने की बहुत इच्छा है और उन्होंने हमारी साक्षरता कक्षा में शामिल होने की तैयारी की है। हम सभी परिवार के सदस्यों को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। आज के भाषण में मेरा नाम 2 बार लिया गया था। हॉल में बैठे सभी लोगों ने तीसरी पंक्ति की ओर देखना शुरू कर दिया और आपस में चर्चा करने लगे। कमांडर की पत्नी अनपढ़ है? सच में? अगर वह अनपढ़ नहीं होती तो साक्षरता कक्षा में क्यों जाती? लेकिन कमांडर तियांग झाओ इतने प्रतिभाशाली इंसान हैं और उनकी पत्नी एक भी अक्षर नहीं जानती। अरे, यह तो सच में शर्म की बात है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी जिस व्यक्ति ने माफी मांगी उसने क्या कहा था? सुना नहीं? क्या किसी खूबसूरत महिला को देखकर उसे बदनाम करना सही है? वह खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ खूबसूरत होना काफी नहीं होता। कुछ लोग हंसने लगे। कर्मचारी ने तुरंत माइक्रोफोन उठाकर कहा, शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। लेकिन ये बातें किसी न किसी तरह मेरे कानों तक पहुंच ही गईं। तियांग झाओ ने भी सब कुछ सुन लिया था। उसे अचानक महसूस हुआ कि शायद उसका फैसला सही नहीं था। उसे डर था कि कहीं मैं अंदर से इन बातों को सह न पाऊं। तियांग झाओ ने धीरे से कुर्सी पर रखे मेरे हाथ को थपथपाया, जैसे मुझे सांत्वना दे रहा हो। मैंने अपनी आंखें झपकाईं और कुछ नहीं कहा। सभा खत्म होने के बाद लोग धीरे धीरे बाहर जाने लगे। भीड़ के साथ निकलने की बजाय तियांग झाओ ने सुरक्षा के लिए मेरे साथ कुर्सी पर बैठे रहना चुना। उसने इंतजार किया कि जब सभी लोग चले जाएं, तब हम वहां से निकलें। उस शांत बैठी हुई महिला को देखकर, जिसका सिर हमेशा झुका रहता था, तियांग झाओ को अभी अभी हॉल में हुई बातें याद आ गईं। वह आखिरकार बोल पड़ा, साक्षरता कक्षा की बातों को दिल पर मत लेना। अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, अगर नहीं पढ़ना चाहती तो मत पढ़ो। सिर्फ दूसरों की बातों की वजह से खुद को परेशान मत करो। मेरा मन थोड़ा दुखी हो गया। मेरी आंखें लाल हो गईं। क्या आप मुझे सांत्वना दे रहे हैं? तियांग झाओ मेरी उन नम आंखों को देखकर अनजाने में भौहें सिकोड़ने लगा। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार उसने कहा, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी वजह से हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हें यहां के लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ती। मैं आपको दोष नहीं देती, इसका आपसे कोई संबंध नहीं है। यह सुनकर तियांग झाओ ने मेरी लाल हुई आंखों के कोनों को देखा, लेकिन जो कहना चाहता था वह कह नहीं पाया। मैंने अपनी उंगली से आंखों के कोने पर आई नमी को साफ किया और समझाते हुए कहा, क्या आपको नहीं लग रहा कि यहां बहुत तेज गंध है? कई तरह की गंध मिलकर बहुत अजीब लग रही है। मुझे इससे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। तियांग झाओ ने तुरंत कहा, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक न लगे तो मुझे बताना। यह कहते हुए वह मुझे भीड़ से उल्टी दिशा में ले जाने लगा। मैंने धीरे से बुदबुदाया, मैंने सोचा था कि कार्यक्रम बस खत्म होने वाला है। तियांग झाओ मुझे हॉल के पीछे वाले हिस्से में ले गया। वहां पहुंचते ही जगह काफी खुली महसूस हुई और हवा में फैली वह अजीब गंध भी गायब हो गई। मैंने 2 बार गहरी सांस ली और मुझे काफी बेहतर महसूस हुआ। पीछे मौजूद लोगों ने दोनों को देखकर अपनी नजरें घुमा लीं। वहां वही कर्मचारी भी मौजूद था जिसने अभी भाषण दिया था। वह शायद कुछ दस्तावेज व्यवस्थित कर रहा था और अभी गया नहीं था। तियांग झाओ ने कहा, माफ कीजिए, मेरी पत्नी की तबीयत थोड़ी खराब है। मैं उसे यहां थोड़ी देर आराम कराने लाया हूं। यह सुनकर वहां मौजूद एक महिला, जो खुद मां बन चुकी थी, तुरंत समझ गई कि बात क्या है। अभी अभी उसने सुना था कि कमांडर की पत्नी गर्भवती है, इसलिए उसने तुरंत समझाते हुए कहा, गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में महिलाएं बहुत संवेदनशील होती हैं। किसी भी तेज गंध से उन्हें तुरंत परेशानी या उल्टी महसूस हो सकती है। आइए, यहां बैठिए। यहां कुर्सी है और बाहर मेज पर गर्म पानी भी रखा है।
आप अपनी पत्नी के लिए थोड़ा पानी डाल दीजिए, गर्म पानी पीने से आराम मिलेगा। उस महिला ने तियांग झाओ को कुर्सी देने के लिए कहा। तियांग झाओ ने धन्यवाद कहा, कुर्सी ठीक से लगाई और मुझे आराम से बैठाया। फिर वह खुद पानी लेने बाहर चला गया। महिला मजाक करते हुए बोली, नए शादीशुदा पति पत्नी का रिश्ता सच में अलग होता है। मैंने अक्सर आर्मी कंपाउंड में लोगों को कहते सुना है कि कमांडर का दिल तो सर्दियों की बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है, लेकिन आज तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। लगता है पत्नी ने उन्हें पूरी तरह अपने हाथों में कर लिया है। मैं अजनबियों के सामने भी ज्यादा झिझकती नहीं थी। समझ गई कि वो मजाक कर रही है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, आप ऐसा मत कहिए, नहीं तो आज रात इन्हें बिस्तर में जगह नहीं मिलेगी। महिला पहले थोड़ी हैरान हुई, फिर जोर से हंस पड़ी। वह मुझे कुछ बार देखने लगी। मुझे देखकर वह समझ नहीं पाई थी कि इतनी शांत और सुंदर दिखने वाली लड़की इतनी मजाकिया भी हो सकती है। तभी दरवाजे से एक साफ और मधुर महिला आवाज आई, लिनशेन। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो झू जियादी मेरी तरफ आ रही थी। उसकी आंखों में उत्साह था। मुझे उसका अभी मंच पर दिया गया भाषण याद आया, इसलिए मैंने तुरंत उसकी तारीफ की। तुमने अभी मंच पर जो भाषण दिया उसमें बहुत आत्मविश्वास था। मैं खड़ी हुई तो झू जियादी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कुछ कदम बाहर ले गई। अचानक मेरी नजरों के सामने का दृश्य खुल गया। पता चला कि इस बड़े आंगन के पीछे एक और छोटा आंगन जुड़ा हुआ था। झू जियादी रास्ता जानती थी। वह मुझे खींचते हुए एक लकड़ी के दरवाजे के सामने ले गई। उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया और फिर धीरे से अपना कान दरवाजे से लगा दिया। मैंने भी उसकी नकल करते हुए दरवाजे के पास कान लगाया। अंदर से आवाजें आ रही थी। आपने अभी जो कहा उसका मतलब क्या था? मैं तो साफ तौर पर कॉमरेड लिन की तारीफ कर रही थी। आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शू शुनान दुखी होकर उस आदमी को देख रही थी जिसके हाथ में चाय का कप था। तियांग झाओ का चेहरा ठंडा था। उसने हाथ बढ़ाकर चाय की केतली उठाई और कप में पानी डालते हुए ठंडी आवाज में कहा, कॉमरेड शू, अगर लिन शेन वह मेरी पत्नी है, इस बार भी आपने मंच पर उसका नाम क्यों लिया? शू शुनान ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और कुछ नहीं बोली। तियांग झाओ ने आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी पहचान की वजह से उसे किसी तरह का दबाव महसूस हो। उम्मीद है कि कॉमरेड शू भविष्य में इस तरह की बेवजह बातें नहीं करेंगी। शू शुनान बहुत गुस्से में थी। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह उसे देखने लगी। कॉमरेड तियांग झाओ। लेकिन तियांग झाओ ने उसकी बात पूरी नहीं सुनी और मुड़कर वहां से चला गया। झू जियादी और मैंने उसके कदमों की आवाज सुनी। हम दोनों तुरंत पीछे की तरफ भाग गए। जब तियांग झाओ बाहर आया तो उसे सामने वाले दरवाजे के पास एक जानी पहचानी परछाई गुजरती हुई दिखाई दी। उसने हाथ में पकड़े चाय के कप को कसकर पकड़ लिया और हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। मैं वापस उसी कुर्सी पर आकर बैठ गई। मेरा हाथ सीने पर था और मैं तेज तेज सांस ले रही थी। अच्छा हुआ बाल बाल बच गए, लगभग पकड़े ही जाते। कॉमरेड लिन, तुम्हारे पति सच में कमाल के हैं। उन्हें उस महिला को अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए था। उसे अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर घमंड करके दूसरों को नीचा दिखाने की आदत नहीं डालनी चाहिए। मैंने इतना नहीं सोचा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी सी बात पर भी तियांग झाओ इतना ध्यान देंगे। मेरे दिल में अचानक मिठास भर गई, जैसे मैंने कोई मीठी चीज खा ली हो। कुछ देर बाद तियांग झाओ एक कप गर्म पानी लेकर वापस आए। झू जियादी अभी कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उस आदमी के गंभीर चेहरे को देखकर तुरंत वहां से चली गई। जब तियांग झाओ ने मेरे सामने पानी रखा तो उनकी भौहें अभी भी थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि शायद वह अभी शू शुनान से हुई बातचीत की वजह से परेशान है। उन्होंने कहा, जल्दी पी लो, पीने के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैंने कहा, नहीं, मैं खुद जा सकती हूं, आप अपना काम कीजिए। उन्होंने जवाब दिया, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, यहां अब लगभग सभी लोग जा चुके हैं। इसके बाद तियांग झाओ मुझे घर वापस ले जाने लगे। मेरे दिमाग में अभी भी वह दृश्य घूम रहा था जब उन्होंने मेरे लिए बात की थी। मैंने चुपके से उस आदमी की तरफ देखा। उसके कपड़े हमेशा की तरह साफ सुथरे थे। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी शक्ल बेहद आकर्षक थी। मैंने हल्का सा गला साफ किया और कहा, तियांग झाओ, मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद, लेकिन सच में मैं दूसरों की मजाक उड़ाने वाली बातों को दिल पर नहीं लेती। तियांग झाओ का हाथ हल्का सा हिला, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा।
जैसे वह मेरे आगे की बात सुनना चाहते हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि मेरे पास ज्यादा शिक्षा नहीं है। मैं कॉमरेड शू और कॉमरेड जियादी जैसी पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन मेरे पास शिक्षा नहीं होना कोई शर्म की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, बस मुझे मौका नहीं मिला। अगर मेरा परिवार भी अच्छा होता, अगर मुझे हर दिन सुबह जल्दी उठकर घर का काम न करना पड़ता, पूरे परिवार के कपड़े न धोने पड़ते, तो मुझे लगता है कि मेरी पढ़ाई भी किसी से कम नहीं होती। लेकिन अब मुझे यह मौका मिला है, और यह मौका आपने मुझे दिया है। मैं कुछ लोगों की कड़वी बातों की वजह से खुद को परेशान नहीं करूंगी। अगर वे ऐसा कहते हैं तो अब मैं सिर्फ साक्षरता कक्षा में जाऊंगी ही नहीं, बल्कि सबसे अच्छा प्रदर्शन भी करूंगी। इसलिए आपको मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हवा मेरे शब्दों को अपने साथ पीछे ले गई। त्यांग झाओ का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। कई बार लिन शेन उसे ऐसी लगती थी जैसे वह कांच के घर में रखा कोई नाजुक फूल हो, जो तेज हवा और बारिश सहन नहीं कर सकता। लेकिन अब सिर्फ त्यांग झाओ जानता था कि वह कोई कमजोर फूल नहीं है। वह एक छोटा पौधा है जो अपनी पूरी कोशिश से एक दिन मजबूत पेड़ बनने की कोशिश कर रहा है।